एक ही पढ़ पाए थे, दूसरा प्रोलैक्टिन आज पढ़ना बाकी था ना। ये लिख लिया था, ये भी लिख लिया था, ये भी लिख लिया था, ये भी, ये समझाना बाकी है ना। सुनो देखो, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। जब भी यहां से समझाना आपको कि जब भी हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की नीड होती है तो ग्रोथ हार्मोन आता है और हमें स्ट्रेस से बचाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हाइपोग्लाइसीमिया हो रखा है तो तीन टाइप के तीनों हार्मोन को मिला के हम बोलते हैं काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन। क्या बोलते हैं? काउंटर रेगुलेटरी का मतलब हमें कुछ प्रॉब्लम हुई, ये आए और हमें प्रॉब्लम से बाहर निकाल दिया। जैसे एग्जांपल के लिए हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो एक तरफ से कैटेकोलामाइन आता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक तरफ से स्टेरॉइड, एक तरफ से ग्रोथ हार्मोन, तीनों मिला के हाइपोग्लाइसीमिया करवा के हम स्ट्रेस से बाहर निकाल देते हैं। जो हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो ये हार्मोन आते हैं, ग्रोथ हार्मोन वगैरह। तो ठीक वैसे ही एडोलेसेंट में थोड़ा ज्यादा पीक पे रहता है, इसलिए उसमें हाइट ज्यादा बढ़ती है। अब ये कल बताया था ग्रोथ हार्मोन कहां से सीक्रेट हो रहा था? पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहां से हो रहा था? ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट कौन कर रहा था? हाइपोथैलेमस। कौन सा हार्मोन? जीएचआरएच। एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर आएगा, लीवर में जाएगा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट, जिसको बोलते हैं सोमेटोमेटिन सी। ये क्या करवाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस बोन में और स्केलेटल मसल्स दोनों की क्या करवाएगा? स्ट्रेंथनिंग बढ़ाएगा और हाइट बढ़ जाएगी, और इसकी वजह से हमारी क्या हो जाती है? हाइट बढ़ जाती है। ये तो ग्रोथ हार्मोन का काम है। अब ग्रोथ हार्मोन नॉर्मली सबके साथ काम करता है, किसी में बहुत नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, कोई डिसऑर्डर हो जाए, कोई पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर हो जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, पिट्यूटरी का कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई पिट्यूटरी एक्साइटेड हो जाए, तो किसी की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाए इसका मतलब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है, और डिपेंड करता है कि वो 18 साल से पहले बढ़ रही है, 18 साल से बाद बढ़ रही है। तो कई बार 18 साल से पहले बढ़ जाए तो उसको हम बोल देते हैं गिगेंटिज्म। क्या बोलते हैं? 18 ईयर के बाद में होता है किसी को प्रॉब्लम। जब तक उसकी एज 18 ईयर थी तब तक उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, उसके बाद दिक्कत हो रही है तो इसमें बोलते हैं कि एक्रोमेगली एडल्ट में। और किसी में जीएच कम रहे तो उसको हो जाता है ड्वार्फिज्म। एक छोटा सा सवाल पूछूं, एक पर्सन आपके पास आता है, पेशेंट, एक पेशेंट हिस्ट्री में ये बताता है कि मेरे को हाइट बहुत ज्यादा कम है, नॉर्मल से बाकी वाले फीचर्स भी एंटीरियर पिट्यूटरी की कमी वाले लग रहे हैं, साथ में आईक्यू भी कम है, ठीक है, आईक्यू भी, डेवलपमेंटल डिले है। पेशेंट को कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने। ऑप्शन ए, रुक जा रही, उसमें ग्रोथ हार्मोन नहीं करना है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन सिर्फ हाइट कम करता है, आईक्यू के ऊपर कोई डिपेंड नहीं रहता। जब किसी बच्चे की हाइट भी कम रह जाए तो कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म का डिसऑर्डर है कि प्रेगनेंसी में उसकी मदर ने T3T4 मतलब आयोडीन नहीं खाया होगा, तो T3T4 नहीं बना, उसको हो गया कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, उसकी वजह से थायरॉक्सिन नहीं मिला, थायरॉक्सिन स्केलेटल ग्रोथ करवाता है, तो बच्चा आयुजीआर का हो गया, तो फिर उसकी हाइट लाइफ टाइम पे कमी रहती है, उसकी वजह से ब्रेन भी कम करता है। आयोडीन होता है हमारी ब्रेन मेंटल ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल है, तो हमारा आईक्यू डिले रहता है। जिस किसी प्रेग्नेंट मदर को हाइपोथायराइडिज्म होता है उसके होने वाले बच्चे को आईक्यू नॉर्मल से कम रह सकता है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो आईक्यू एकदम टकाटक रहेगा, एकदम मस्त रहेगा। एक लड़का है जो मैं कल परसों इंस्टाग्राम पे देख रहा है, बोका कॉमेडी करके कोई लड़का है, देखा आपने किसी ने? नहीं पता, बिहार का है, बहुत फेमस लड़का है, 1.5 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हैं, तुम जानते नहीं उसको। अरे वो क्या, उनका मतलब हाइट बहुत कम है लेकिन उसका आईक्यू बहुत, पहचाना किसी ने? अरे वही जो एक सब उसका तो सबसे ज्यादा वीडियो जिसका वो फेमस हुआ है कि शादी के बाद आप दहेज लोगे कि नहीं लोगे। अब तो याद आया कि नहीं, मैं तो दहेज नहीं लूंगा, मैं तो दहेज से सख्त खिलाफ हूं, लेकिन बाई चांस क्या क्या बोलो, ऐसा कुछ बोलता है ना, ऐसा कुछ बोलता है ना जिसमें बहुत मतलब उसका जो रिफ्लेक्स है बहुत ज्यादा ब्राइट है कि भाई गर्मी लग गई तो हवा किसको खानी पड़ेगी? कि मेरे ससुर जी की बेटी को, तो अगर कूलर दिए रहेंगे तो ठीक रहेगा। गर्मी में परेशान हो गई, फ्रिज होगा, ठंडा पानी पिएगी कौन? उसकी बेटी है। अगर उसको अगर बीमार होगी, टैबलेट लाने जाना पड़ेगा, तो गाड़ी दिए होंगे तो लेके आ जाऊंगा, हमें क्या, हमें तो जिंदगी निकालनी है। तो एक मतलब एक फेमस बंदा है, उसका आईक्यू देखो, हाइट इतनी सी है, 18 ईयर का है। तो ग्रोथ हार्मोन हाइट कम करवा सकता है, आईक्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट प्रोलैक्टिन, कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन, सेकंड ग्रोथ हार्मोन। अब एक बात आराम से समझने की कोशिश करो, जिस किसी पर्सन में एंटीरियर पिट्यूटरी ओवर एक्साइटेड है उसमें मिल्क ज्यादा बनेगा, उसमें फीमेल में मिल्क ज्यादा बनेगा, उसको बोलते हैं ओवर लैक्टेशन मोस्टली, जो ग्रोथ हार्मोन तो ज्यादा हो गई। सेकंड नंबर जो मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन होता है वो प्रोलैक्टिन होता है, और जिस किसी में पिट्यूटरी काम करना बंद कर दे उसको हम बोल देते हैं लैक्टेशन फेलियर। क्या बोल देते हैं? तो इसका तो समझ में आ गया, इतना तो आपको पता चल गया होगा कि अगर प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होगा तो ओवर लैक्टेशन होगा, और प्रोलैक्टिन का लेवल कम होगा तो लैक्टेशन फेलियर होगा। समझे? तो मैं हाइपोपिट्यूटरिज्म में पढ़ूंगा लैक्टेशन फेलियर, क्योंकि हाइपोपिट्यूटरिज्म की डेफिनेशन क्या है? हाइपोपिट्यूटरिज्म की डेफिनेशन क्या है? सोचो, ऐसा डिसऑर्डर जिसमें पिट्यूटरी के हार्मोन कम हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो लैक्टेशन फेलियर हाइपरपिट्यूटरिज्म का साइन है, हाइपोपिट्यूटरिज्म का साइन है। जैसे ड्वार्फिज्म है वैसे ही मैं पढ़ूंगा हाइपोपिट्यूटरिज्म। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो जब हम हाइपोपिट्यूटरिज्म पढ़ेंगे उसी में पढ़ेंगे शॉर्ट हाइट, उसी में पढ़ेंगे लैक्टेशन फेलियर, उसमें कॉज पढ़ लेंगे सारे। अब प्रोलैक्टिन क्या काम करता है, इधर आओ देखो। प्रोलैक्टिन है ये, पहले समझ लो, समझना जरूरी है। कौन सी ग्लैंड से सीक्रेट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी की कौन सी? एसिडोफिल सेल। अब क्रोमोफिल तो बार-बार बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे हार्मोन क्रोमोफिल से सीक्रेट होते हैं, उसके एसिडोफिल सेल्स एंटीरियर पिट्यूटरी के। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्या करता है? इसके चार नाम है। इसी कोई मिल्क सिंथेसिस हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी कोई मिल्क सीक्रेटरी हार्मोन बोलते हैं, इसी कोई मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन बोलते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? एक ही बात है, मिल्क इजेक्शन नहीं बोलना बस। इजेक्शन का मतलब पैदा करना नहीं होता, इजेक्शन का मतलब होता है निकलना। इजेक्शन का काम इसका नहीं है, इसका काम है मिल्क को बनाना, बनाना हिंदी वाला, ठीक है। अब हंस क्या रहे हो तुम लोग, समझ लो ये मिल्क। अब आता है लैक्टोजेनेसिस, एक होता है लैक्टोजेनेसिस, एक होता है गैलेक्टोकाइनेसिस, सॉरी गैलेक्टोपोइसिस, गैलेक्टोपोइसिस। दोनों में कोई डिफरेंस है? सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों काम कौन करता है? प्रोलैक्टिन करता है। लैक्टोजेनेसिस भी प्रोलैक्टिन करता है, कान खोल के सुनना चाहे कान बंद करके सुनना। लैक्टोजेनेसिस प्रोलैक्टिन करता है, गैलेक्टोपोइसिस भी प्रोलैक्टिन करता है, लेकिन दोनों की मीनिंग में थोड़ा सा फर्क है। लैक्टोजेनेसिस का मतलब होता है द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क को प्रोडक्शन करना किसका काम है? लैक्टो मतलब मिल्क। अच्छा, मिल्क के लिए लैक्टो वर्ड यूज क्यों किया?
कोई भी खाना होता है, खाने में तीन चीजें होती है मैक्रो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और मोस्टली कैलोरी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। हमारे खाने में भी 60-70% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से। तो बेबी के खाने में भी जो उसका ब्रेस्ट मिल्क है उसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो 100 ग्राम या 100 ml मिल्क में 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? लैक्टोज होता है। बेबी के मिल्क में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? लैक्टोज। तो लैक्टोज होने की वजह से मिल्क को बोल दिया लैक्टो। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशंस। तो लैक्टोजेनेसिस का मतलब है सिंथेसिस ऑफ मिल्क। क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है? एग्जांपल सुनो, सिंपल एग्जांपल है। आपको मैं बोल दूं कल आपको पढ़ना है, और मैं बोल दूं आपको रोजाना ऐसे ही पढ़ना है, मीनिंग तो यही हुआ ना कि रोजाना पढ़ना है, और मैं बोल दूं कल पढ़ना है, तो लैक्टोजेनेसिस का मतलब हुआ मिल्क बनाना है। ठीक है, ब्रेस्ट का काम है मिल्क बनाना, और इसको मेंटेन रखना है। तो मेंटेनेंस आगे लगाना सिर्फ। कंटिन्यू प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड गैलेक्टोपोइसिस। मेंटेनेंस ऑफ द सिंथेसिस ऑफ मिल्क, सिर्फ आगे वर्ड क्या लगेगा? ऐसा नहीं है बेबी जिस दिन डिलीवरी हुआ उस दिन तो मिल्क बन गया, उसके बाद बनाई ना। तो प्रोलैक्टिन दोनों काम करता है, कंटिन्यू मिल्क को बनाए रखता है। तो गैलेक्टोपोइसिस क्या हुआ? मेंटेनेंस ऑफ सिंथेसिस। इसके आगे सिर्फ मेंटेनेंस ऑफ लगाना है, मेंटेनेंस ऑफ सिंथेसिस ऑफ मिल्क। आगे क्या वर्ड लग गया? मेंटेनेंस ऑफ। मेंटेनेंस ऑफ का मतलब कंटिन्यूएशन। यहां पर सिर्फ प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं मैं। सिंथेसिस बोलूं, प्रोडक्शन बोलूं या सीक्रेशन बोलूं, एक ही बात है। यहां पे ऊपर लिखा हुआ भी है, चाहे मैं इसको सीक्रेशन बोलूं, चाहे मैं इसको सिंथेसिस बोलूं, चाहे मैं इसको पोएटिक बोलूं, चाहे मैं इसको लैक्टोजेनेटिक बोलूं, सबका मीनिंग एक ही है। यहां पर मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड बात चल रही है। समझ आ गई प्रोलैक्टिन का काम? कोई डाउट नहीं है यहां पर? ठीक है। सीक्रेटेड बाय लैक्टोट्रॉफ ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। लैक्टोट्रॉफ पता चल रहा है? ठीक है। मेनली इन द लैक्टेशन पीरियड बाय गैलेक्टोपोइसिस एंड प्रेगनेंसी फॉर लैक्टोजेनेसिस। गैलेक्टोपोइसिस और लैक्टोजेनेसिस प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम पीरियड में कंटिन्यू चलता रहता है। ये तो आपको पता ही होगा, पढ़ा होगा हमने ओबीजी में। पढ़ो नहीं पढ़ा होगा जिसने ओबीजी नहीं पढ़ी है। लैक्टेशन के 4 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं? किसी को याद नहीं आ रहे होंगे, कोई बात नहीं, जब पढ़ेंगे तब आएगा। लैक्टेशन के 4 फेज होते हैं। सबसे पहले क्या, कौन सा फेज होता है? सबसे पहला फेज कौन सा होता है लैक्टेशन का? अरे पहला फेज लैक्टोजेनेसिस नहीं होता। लैक्टोजेनेसिस का मतलब होता है मिल्क का बनना। मिल्क कहां बनता है? ब्रेस्ट में। तो सबसे पहला क्या होगा? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। तो प्रेगनेंसी में पहला जो होता है फेज, द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन थ्रू द हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी इज कॉल्ड मेमोजेनेसिस। क्या है? दूसरा लैक्टोजेनेसिस, तीसरा गैलेक्टोपोइसिस, नंबर 4 पे आता है मिल्क को निकालना, गैलेक्टोकाइनेसिस। वो हम ओबीजी में पढ़ते हैं ना। तो यहां पर ध्यान रखना कि लैक्टेशन पीरियड में भी और प्रेगनेंसी में भी गैलेक्टोपोइसिस और लैक्टोजेनेसिस की प्रोसेस चलती रहती है। अब इन दोनों का मीनिंग को बताने की जरूरत नहीं होगी मुझे कि लैक्टोजेनेसिस का मीनिंग क्या होता है और गैलेक्टोपोइसिस का मीनिंग क्या होता है। ये तो आपको पता चल गया होगा मैं क्या लिख रहा हूं। पता चल रहा है क्या? हाँ, जवाब दोगे तो मुझे ठीक रहेगा। जल्दी करो, देखे हो गया। डन। आगे बढ़ सकते हैं? नहीं लिखा अभी तक? तो फिर क्या है? इतना लाइन थोड़ी है। अब देखो इधर ध्यान दो, लिखो आगे। यह है हाइपोथैलेमस, यह है एंटीरियर पिट्यूटरी, यह है ब्रेस्ट टिश्यू। तीन चीज चलेगी, प्रिंसिपल, टीचर और स्टूडेंट। भाई एंडोक्राइन में तीन चीज चलती है, प्रिंसिपल, टीचर और स्टूडेंट। ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सीक्रेट हुआ? किसके ऊपर काम किया? क्या बनाएगा? ब्रेस्ट मिल्क। अब प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन या तो कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, जरूरत के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, अकॉर्डिंग टू नीड। आगे देखता है कि भाई स्टूडेंट की डिमांड है कि नहीं है, न्यूबॉर्न बेबी ब्रेस्ट फीड कर रहा है कि नहीं कर रहा। या तो लेवल ज्यादा हो सकता है, हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन से रिलेटेड कितने हार्मोन? एक कौन सा? पीआरएच का मतलब क्या है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो प्रोलैक्टिन के सीक्रेशन को बढ़ाए। और कई बार हमें प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन बंद करवाना पड़ सकता है, करवाना पड़ सकता है। माना कि किसी की डिलीवरी हुई, बेबी की डेथ हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसी कोई ड्रग देनी पड़ेगी जो इसको स्टिमुलेट करे। ऐसी कोई ड्रग देनी पड़ती है, अपने आप होने में 2-4 दिन लगते हैं, लेकिन 2-4 दिन के चक्कर में ब्रेस्ट टिश्यू में ब्रेस्ट मिल्क भर गया और ब्रेस्ट एब्सिस हो गया तो होता है फीमेल में, पोस्टपार्टम फीमेल में ब्रेस्ट एब्सिस हो जाता है। अगर मिल्क बनता रहेगा, आगे बेबी दूध पीने वाला नहीं है, तो उसकी लोब्यूल्स के अंदर ब्रेस्ट मिल्क में एब्सिस बन जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है? ऐसी कोई ड्रग देनी पड़ती है, वो ड्रग किसको स्टिमुलेट करे? किसको? पीआईएच को। आपको याद आ जाएगा तुरंत, मैं भी नाम बताऊंगा, आपको पता भी चलेगा किसी हॉस्पिटल में काम किया। ऐसी कोई भी ड्रग जो ब्रेस्ट मिल्क को सप्रेस करे, वो पीआईएच के ऊपर एक्ट करती है और वो पीआईएच को स्टिमुलेट करती है। पीआईएच स्टिमुलेट होगा, प्रोलैक्टिन कम हो जाएगा, तो ब्रेस्ट मिल्क बनना बंद हो जाएगा। आपने नाम सुना होगा ब्रोमोक्रिप्टिन। कौन सी ड्रग? ब्रोमोक्रिप्टिन पीआईएच को स्टिमुलेट करती है। समझ आई बात? तो पीआईएच क्या है? पीआईएच एक डोपामिन कैटेगरी हार्मोन है। कैसा काम करता है? तो ब्रोमोक्रिप्टिन क्या है? डोपामिन है। डोपामिन का एक टाइप है, याद नहीं हो तो आपने पार्किंसन में पढ़ा होगा। ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं आप लोग, पार्किंसन डिजीज होती है तो आप ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं। यस और नो? क्यों देते हैं भाई पार्किंसन में? क्योंकि पार्किंसन की डेफिनेशन यही है कि इसमें डोपामिन कम होता है। यस और नो? तो कुल मिला के डोपामिन कैटेगरी हार्मोन लाइक दैट ब्रोमो। एक नाम और है, किसी को याद हो तो? है? है? वाओ, फैंटास्टिक।
ये एग्जांपल है। तो क्वेश्चन आ जाए, कैसे आएगा सुनो। अगर किसी को हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है, हाइपर नॉट हाइपो, तो कौन सी ड्रग दोगे कम करने के लिए? ये दोनों, कैबरकोलिन और ब्रोमोग्राफिन। समझ में आया? ये क्या करेगी? पीएच को स्टिमुलेट करेगी। पीएच का काम क्या है? प्रोलैक्टिन को कम करना, प्रोलैक्टिन को कम करना। क्या ये मैकेनिज्म समझ में आया? कि हम जब हमें मिल्क बढ़ाना है तो हम पीआरएच देंगे, जब हमें मिल्क कम करना है तो हम ये देंगे। ये में ये दोनों आती है। इतना समझ में आया? अच्छा, मिल्क को बढ़ाने वाली कोई ड्रग होती है? जो भी एंटी एमेटिक ड्रग होती है ना, जो भी एंटी एमेटिक ड्रग, वो मिल्क के सीक्रेशन को बढ़ाती है। जब फीमेल पोस्टपार्टम पीरियड में होती है, उसके मिल्क कम आता है, तो डॉक्टर को एक सलाह देता है, डोमपेरिडोन हुई, ऑन्डासेट्रोन हुई, मेटोक्लोप्रोमाइड हुई, एक सल्फाइड बहुत ज्यादा फेमस है, ये ड्रग देते हैं और साथ में बोलते हैं ज्यादा खाना खाया करो। ये ड्रग ये क्या करती है? मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। तो ये पीआरएच के ऊपर एक्ट करती है। एंटी डोपामिन होती है ड्रग, जो एंटी वोमिटिंग ड्रग है ना, वो एंटी डोपामिन होती है, इसीलिए प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है। तो हमें जब मिल्क को बढ़ाना है तो एंटी एमेटिक देते हैं, और जब मिल्क को कम करना है तो हमें ये ब्रोमोग्राफिन डोपामिन वाली ड्रग देते हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है, ये ऐसे कैसे लिखो आप? पीएच का मतलब है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी का मतलब रोकने वाला, सप्रेसिंग। और ये तो अच्छे से पता होगा, साइकियाट्रिक में कौन सी ड्रग होती है जो प्रोलैक्टिन के लेवल को बढ़ाती है? एंटीसाइकोटिक। और एंटीसाइकोटिक में भी पूछ ले तो, अच्छा एंटीसाइकोटिक क्यों बढ़ाती है, बाकी वाली क्यों नहीं बढ़ाती? आपको पता सब है, मैकेनिज्म याद नहीं आ रहा होगा, पता सब है। अभी बताऊंगा, पहले ये लिखो फिर बताऊंगा। कि एंटीसाइकोटिक प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ाती है, और प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है तो क्या हो जाता है? फीमेल पोस्टपार्टम में एमेनोरिया हो जाता है। अरे बोतल मत फेंको रे, ऐसे क्या कर रहे हो? आगे बढ़े, लिख लिया। अब एक मैकेनिज्म समझाऊं छोटा सा। जब, अच्छा आपको स्किज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन पता है? व्हाट द मीनिंग ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया? हाँ, वो स्किज़ोफ्रेनिया जो आप बोलते हो, उसका मीनिंग क्या होता है? ऐसा कोई भी ब्रेन का डिसऑर्डर, थिंकिंग का, थॉट का, अफेक्शन का, बिहेवियर का, कॉग्निशन का, जिसमें पर्सनालिटी स्प्लिट हो जाती है और मरीज के डोपामिन लेवल कम कब बोलने लगे? अरे ज्यादा। पार्किंसन का उल्टा होता है स्किज़ोफ्रेनिया। पार्किंसन का अपोजिट होता है, जिसमें डोपामिन का लेवल रिलेटिवली बढ़ जाता है। इसका मतलब एसिटिलकोलिन कम हो गया। मैं ऐसे मान लो, या तो डोपामिन ज्यादा मान लो या एसिटिलकोलिन कम, तो डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया। ये बोलते हो? तो अब स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे? डोपामिन देंगे या एंटी डोपामिन देंगे? डोपामिन या एंटी डोपामिन? एंटी डोपामिन देंगे। इसीलिए जो एंटी साइकोटिक ड्रग होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है? D2 ब्लॉकर। ऐसी ड्रग जो डोपामिन को ब्लॉक करे, ऐसी ड्रग जो डोपामिन को ब्लॉक करे। तो सारी एंटी साइकोटिक ड्रग क्या होती है? डोपामिन को कम करती है हमारी बॉडी में। इतना पता चल गया? इतना सबको पता चल गया? देखो सीधा का सीधा वो माइंड यहां लेके आओ। अगर हम किसी को एंटी साइकोटिक देंगे तो ये क्या है? डोपामिन ही तो है। ये क्या लिखा है? डोपामिन कैटेगरी हार्मोन। अगर हम किसी को एंटी साइकोटिक देंगे तो ये हो जाएगा ब्लॉक। ये ब्लॉक हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि एंटी साइकोटिक का दूसरा नाम क्या है? डोपामिन ब्लॉकर, D2 ब्लॉकर। तो ये हो गया ब्लॉक। ये डोपामिन ही तो है। ये क्या है? डोपामिन कैटेगरी हार्मोन, ये डोपामिन ही तो है। ये हो गया ब्लॉक। तो प्रोलैक्टिन को कम करने वाला गायब। इसका मतलब प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा, प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा। जितना ज्यादा प्रोलैक्टिन होता है फीमेल में, उतना ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने के चांस है मिनिमाइज। समझ आई बात? मैकेनिज्म समझ में आया क्या? कि कौन सी साइकोट्रोपिक ड्रग, साइकोट्रोपिक का मतलब होल साइकेट्रिक, कौन सी साइकोट्रोपिक ड्रग एमेनोरिया करती है? तो आपको एंटीसाइकोटिक, एंटीसाइकोटिक में सबसे ज्यादा कौन करती है? तो रिस्पेरिडोन। कौन सी? राइजरपेरिडोन या रिस्पेरिडोन, जो भी आप बोलते हो, एटिपिकल में आती है ना? एटिपिकल में आती है या टिपिकल में? एटिपिकल में आती है। ठीक है, तो आपको पता तो चल गया ना कि एंटीसाइकोटिक करती है। वेरी गुड, वो आप साइकेट्रिक में पढ़ लोगे। मेरा तो इतना सा रिलेशन था, मैं बता दिया। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ो क्या? ये लिख दिया था? ये लिखने की जरूरत नहीं, मैंने समझा दिया। हाइपोथैलेमस से पीआरएच, पिट्यूटरी ग्लैंड, प्रोलैक्टिन, लैक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोपोइसिस, डिक्रीज एफएसएचएलएच, उसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आता है। ठीक है, अब आता रेगुलेशन। ये आपके लाइन में पड़ी हुई है, सिर्फ आपको उतारना है। क्या लिखा देखो? प्रोलैक्टिन के सीक्रेशन का स्टिमुलेशन होता है पीआरएच से, सप्रेशन होता है पीआईए से, जिसको बोलते हैं डोपामिन कैटेगरी हार्मोन। ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस से आते हैं। ये पता आपको? दोनों हार्मोन कहां से आते हैं? हाइपोथैलेमस से आते हैं। लैक्टेशन सप्रेस करने के लिए हम डोपामिनिक कैटेगरी ड्रग देते हैं, बिल्कुल सही है, जैसे कि ब्रोमोग्राफिन एंड कैबरकोलिन थेरेपी। ये भी बात सही है। और अगर हमें बाई चांस सब किसी में सीक्रेशन ज्यादा हो जाए प्रोलैक्टिन का, उसको हम ओवरलैक्टेशन बोलते हैं, और अगर किसी में कम हो जाए उसको हम लैक्टेशन फेलियर बोलते हैं। एक साइन हाइपर का है, एक साइन हाइपोपिट्यूटिज्म का है। जब हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा। अरे आज सारी बोतलें हैं, क्या हो गया? ऐसा मत करो प्लीज, पढ़ाई करो पहले। ललित क्या हंस रहा है? ललित कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? आगे कुछ नहीं बोलूंगा, इतना बता दे कैसा लग रहा है? सही लग रहा है? यू आर फीलिंग सेफ? ठीक है,
हो गया। अब प्रोलैक्टिन के बारे में थोड़ी बहुत बातें और पढ़ेंगे। डन। ऐसे क्या कर रहे हो तुम? यहाँ दिमाग खुला रखना, ज्यादा लिखने पे जोर नहीं देना एंडोक्राइन में, सारा खेल समझने का है। कम लिखोगे चल जाएगा, याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आगे बढ़ो। अब देखो मैं दो चार बातें बता रहा हूँ, सिर्फ समझने की बातें हैं, नहीं समझोगे तो मामला जमेगा नहीं। क्या लिखा देखना, नॉर्मल लेवल मेल की बात बता रहे हैं, फीमेल में अलग होता है नॉर्मल लेवल, मेल में भी थोड़ा बहुत प्रोलैक्टिन होता है। अगर 5 से लेकर 20 नैनोग्राम पर 100 ml, डेसीलीटर का मतलब क्या होता है 100 ml, 5 to 20 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक तो चलता है। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं गाइनो को मेस्टिया। गाइना का मतलब होता है लाइक ए फीमेल, मेस्टिया का मतलब होता है चेस्ट टिश्यू या ब्रेस्ट टिश्यू। मेल में फीमेल लाइक चेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है अगर ये 20 से ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? गाइनोकोमेस्टिया का मीनिंग समझ में आ गया? ठीक है। नॉर्मल लेवल फीमेल में ज्यादा होता है 25 टू 50 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, तो फीमेल का नॉर्मल रेंज ये है, मेल का नॉर्मल रेंज कम होता है। अगर फीमेल में इससे कम रेंज होता है तो फीमेल में चेस्ट का डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता, या दो रीजन इसके। मेल में बाई चांस ज्यादा चेस्ट टिश्यू का डेवलपमेंट होता है तो इसके भी दो रीजन है, ऐसा नहीं है कि प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा हुआ तो ही होगा, दो रीजन होते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन रेशियो। एक लिखना नहीं है, सुनना। एग्जांपल, एक जेब में आपके 10 रुपए हैं, एक जेब में 2 रुपए है। समझ में आई बात? इसका मतलब ये किससे कितने ज्यादा है? 8 फोल्ड में, मतलब कम से कम बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब 8 ज्यादा है। एग्जांपल के लिए अगर ये कौन सा है हार्मोन है, एग्जांपल के लिए मैं बोलूं मेल की बात करूं पहले, मैंने बोला मेल में थोड़ा बहुत प्रोलैक्टिन होता है, ये है प्रोलैक्टिन, ये एग्जांपल के लिए टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। मतलब टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन मेल में होना चाहिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्टडी को क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजी। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी क्या बोलते हैं? एंड्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? बिकॉज ऑफ एंड्रोजन हार्मोन। अब मेल में टेस्टोस्टेरोन 10 गुना है और ये सिर्फ 2 गुना है। अब मैं प्रोलैक्टिन का लेवल नहीं बढ़ाऊं, लेकिन ये अगर कम हो जाए, माना कि 8 हो जाए, तो बताओ इन दोनों के बीच में गैप कम हुआ बेटा? तो पहले जितना गुना इसका जो ये था, अब देखो पहले 2 से 5 गुना कर रहे थे तब टेस्टोस्टेरोन आ रहा था, अब कितने गुना में आ रहे हैं? तो क्या मैं बोल सकता हूं रिलेटिवली प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ गया? यस और नो? बढ़ गया। क्या प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा नहीं बढ़ा? पहले वाले पर्सन के कंपैरिजन में दूसरे में ज्यादा है नहीं है? रियल में नहीं बढ़ा है, लेकिन ये कम हुआ तो दोनों के बीच में प्रोपोर्शन रेशियो कम हो गया। तो अगर किसी मेल में या तो प्रोलैक्टिन ज्यादा है या टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन कम है तो भी गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। सही बात बोली मैंने? ठीक है। फीमेल में, फीमेल में मेन हार्मोन क्या होते हैं भाई? जैसे एग्जांपल के लिए प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये डेवलपमेंट करवाते हैं टिश्यू का। ठीक है। अब एक तरफ बाई चांस फीमेल के अंदर ये हार्मोन दूसरे नहीं होने चाहिए, जैसे कि एंड्रोजन बहुत माइनर अमाउंट में होता है, ठीक है। पीसीओडी फीमेल आप नाम सुना होगा, उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है रेशियो। फिर अगर ये है माना कि 1 mg एग्जांपल, ये है 10 mg, कितना गुना का फर्क है? 10 गुना का। अब मैं प्रोलैक्टिन का लेवल कम नहीं करूं लेकिन इसका लेवल बढ़ जाए बाई चांस, तो ये दिक्कत हो सकती है कि नहीं हो सकती? प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है, और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ओवेरियन सिस्ट हो सकता है, और पीसीओडी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है जो हम पढ़ रहे हैं। और या ये इतना ही रहे और ये बढ़ जाए तो इसका मतलब प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा हो गया, या फिर ये बढ़ जाए ये इतना ही रहे तो कम हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है? सिर्फ प्रोलैक्टिन का लेवल कई बार मेल में नहीं बढ़ता, फिर भी रिलेटिवली इंक्रीज गायनेकोमेस्टिया हो सकता है, क्योंकि उसके जो मेन हार्मोन है वो कम हो गए, उसके जो सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन कम हो गए। समझ आ रही मेरी बात? क्या बोला मैंने? कि मेल में या तो प्रोलैक्टिन बढ़ जाए या टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन कम हो जाए, दोनों का मीनिंग एक ही है। क्या हो सकता है? गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। यस और नो? फीमेल में या तो प्रोलैक्टिन कम हो जाए या एंड्रोजन बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको पीसीओडी जैसा फीचर्स आ सकता है। सही है? वेरी गुड, समझ आ गया। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर, सोचने वाली बात है। अब ये इसको समझना पड़ेगा। समझोगे कैसे? जब भी हमारी बॉडी में, हमें पहले एग्जाम यहां तक फीमेल के बारे में सोचना है, यहां फीमेल के बारे में सोचना, 1 मिनट के लिए सोचो। अगर हमारी बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होगा तो एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा। जब फीमेल बच्चे को दूध पिला रही होती है तो कौन सा हार्मोन ज्यादा होता है? तो सीधी सी बात है, जब तक प्रोलैक्टिन ज्यादा है एस्ट्रोजन कम ही होगा। एस्ट्रोजन कम होगा तभी तो वापस हमें आ रहा है, जब तक तो रह रहा है। प्रोजेस्टेरोन कम होगा, बिल्कुल। जब तक प्रोलैक्टिन ज्यादा है तब तक एफएसएच और एलएच कम होगा। प्रोलैक्टिन का लेवल जब तक ज्यादा रहेगा, एक्स क्यों बोलते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आता, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की हार्मोन लाते हैं चारों, यही प्रेगनेंसी करवाते हैं। हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ओबीजी में पढ़ा भी है और पढ़ेंगे भी कि ये तो फोलिकुलोजेनेसिस करवाता है, ये ओवुलेशन करवा देता है, और ये वापस यूट्रस की मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग में 4 दिन में जो भी ब्लड गया है उसको वापस रिपेयर करता है, जिसको रीजनरेशन बोलते हैं, प्रोलिफरेशन बोलते हैं। तो जब तक प्रोलैक्टिन ज्यादा रहेगा तो ना तो कोई फॉल डाउन होगा और ना कोई ओवुलेशन होगा, ना फोलिकुलोजेनेसिस की दिक्कत आएगी। मतलब प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होता है तो इन चारों का लेवल कम होता है। अब ये बात खत्म होगी। अब नेक्स्ट बात सुनना, अगर किसी में चाहे वो मेल भी है प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा है, इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है। अभी मैंने बताया था एग्जांपल, प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल, समझ में आया मैकेनिज्म? क्या प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, चाहे कम नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ तो रिलेशन तो चेंज हो गया, रेशियो तो चेंज हो गया, और फीमेल में भी प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा है तो ये चारों रिलेटिवली क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। समझ में आई बात? ठीक।
हो गया? लिखा क्या? लिख लिया? ये क्या लाइन लिखी हुई है? एक एक लाइन समझ में आनी चाहिए। प्रोलैक्टिन एक्ट एज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव इन लैक्टेशन पीरियड कॉल्ड लैक्टेशनल एमनोरिया। ये पोस्टपार्टम पीरियड में अगर मदर अपने बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब 6 महीने तक फुल ब्रेस्ट फीड करवाए तो एफएसएच का लेवल बढ़ेगा नहीं, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगा नहीं, तो एज ए ये कॉन्ट्रासेप्टिव जैसा काम करता है। एज ए लैक्टेशनल एमनोरिया कॉन्ट्रासेप्टिव जैसा काम करता है। क्यों? क्योंकि इसे हार्मोन नहीं होंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। हाइपर सिक्रेशन हो जाता है अगर मेल में प्रोलैक्टिन, तो वो क्या कहलाता है? गायनोकोमेस्टिया। कुल मिलाकर टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन का लेवल कम हो जाना गायनोकोमेस्टिया कहलाता है। उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, स्पर्म डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम हो सकता है, डिक्रीज लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर कम हो सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस जो आप साइकियाट्रिक में पढ़ोगे ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये लिखो देखो फटाफट। कौन कौन सी ड्रग होती है? बेसिक खूब सारी ड्रग होती है वैसे तो, बस वो 4-5 ड्रग होती है वो गायनोकोमास्टिया करती है। ये थोड़ा फेमस सवाल है, किसी को कुछ पता हो तो? ट्रिकी सर ने बताया होगा, डिस्को डिस्को होता है ना? हाँ लिखा? लिख लिया क्या? आगे बढ़े, बोलो। हाँ डाउट है, वेरी गुड। डाउट नहीं होगा तो क्या चलेगा कैसे? जोर से बोलो। हाँ कई बार, हाँ आते हैं ना। पीसीओडी में एक आधा बाल दिखता है, आवाज भारी हो जाती है, नहीं दिखता? पीसीओडी में फीमेल में बाल आते हैं, कैसे नहीं आते? 100% आते हैं। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, आवाज भारी हो जाना, आवाज में स्वीटनेस गायब हो जाती है। हाँ होता है, नहीं पता आपको? आता है, पीसीओडी का साइन है, हिरसुटिज्म, हेयर ग्रोथ ऑन फेस लाइक ए मेल। इतना नहीं होगा कि भर भर के आ जाएगा, 2-4 बाल दिखते हैं, सही है, सच बोला, वेरी गुड। उसको बोलते हैं विरिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? विरिलाइजेशन का मतलब होता है मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल इज कॉल्ड विरिलाइजेशन। फेमिनाइन में मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक आ जाना। फेमिनाइन में मस्कुलाइन, फेमिनाइन का मतलब होता है फीमेल, मस्कुलाइन का मतलब होता है मेल। फीमेल में मेल वाले थोड़े थोड़े सिम्टम्स आने नजर आ जाना, उसको विरिलाइजेशन बोलते हैं। ये साइन है हार्मोनल एब्नॉर्मलिटी के। थोड़ा आवाज भारी ऐसे हो जाना, ऐसे वो 4-5 साइन होते हैं जो बेसिक मैं आगे बता दूंगा सर, कुछ खास नहीं है। हिरसुटिज्म हो सकता है, आवाज भारी हो सकता है, क्लाइटोस प्रोमिनेंट हो सकता है, 4-5 साइन होते हैं ऐसे। ठीक है आगे बढ़े। और कौन कौन सी ड्रग है जो गायनोकोमेस्टिया करती है? डिडोक्सिन होती है, आइसोनाइजेड होती है, स्पाइनोलेक्टोन होती है, सिमेटिडिन होती है, ऑक्सीटोसिन या एस्ट्रोजन होती है। देखो ध्यान, डिडोक्सिन के बारे में आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ चुके होंगे। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक, 0.2 से लेकर 0.5 से लेकर 2 नैनोग्राम जो कार्डियक फाइलर की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। डिजिपेंडेंट एंटीडोट, पोटेशियम चेक करते रहते हो आप लोग, वो डिडोक्सिन होती है ना, हार्ट फेलियर वाली। इसका साइड इफेक्ट आइसोनाइजेड आप टीबी में पढ़ोगे। बैक्टीरियोसिडल ड्रग है, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग है, पेरिफेरल न्यूराइटिस करती है, अपन लोग उसको विटामिन B6 देते हैं, कंटिन्यू 300 mg ओडी बिफोर ब्रेकफास्ट ओरली लेना होता है। स्पाइनोलेक्टोन के बारे में आप रीनल सिस्टम में पढ़ोगे। ऐसी ड्रग है जो हाइपरकैलेमिया करती है। क्या करती है? सारी डायूरेटिक ड्रग होती है, वो हाइपोकैलेमिया करती है, ये हाइपरकैलेमिया करती है क्योंकि इसका नाम ही क्या है? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। क्या है? ऐसी डायूरेटिक जो पोटेशियम को रोकती है, फ्लूइड को बाहर निकालती है, इसीलिए इसका साइड इफेक्ट क्या है? हाइपरकैलेमिया। ये एल्डोस्टेरोन जैसा काम हम पढ़ेंगे बाद में। अब आता है सिमेटिडिन, ये आप जीआईटी में भी लेटेस्ट पढ़ चुके होंगे। H2 ब्लॉकर है, ये कौन सा है? H1 ब्लॉकर कौन सी होती है? वीक है भाई तुम्हारा सिस्टम, वीक है, याद करने वाला सिस्टम वीक है तुम्हारा। ये जीआईटी का क्वेश्चन नहीं है H1। H1 क्वेश्चन जीआईटी का नहीं है, हाँ तो है ही नहीं जीआईटी का, तो क्यों? वो मतलब आपका पढ़ने का सिस्टम वीक है ना। H1 थोड़ा बहुत पता आपको भी होना चाहिए ना। H1 सिस्टम के एक ड्रग का नाम बता दो बस। वेरी गुड। लियोसिट्रिजिन, सिट्रिजिन जो हिस्टामिन के ऊपर एक्ट करती है वो H1 ब्लॉकर कहलाती है। एंटी एलर्जिक होती है वो H1 ब्लॉकर कहलाती है। कहां से याद है अचानक? कब पढ़ा था? हाँ हाँ एंटी एलर्जी। तो ऐसे पुरानी चीजें याद आएगी तभी सिलेक्शन होगा। एग्जाम के अंदर पुरानी चीजें आपकी पढ़ी हुई याद आ रही है, इसका मतलब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड सही है। जिस किसी पेपर में आपको पुरानी पढ़ी हुई चीजें याद नहीं आ रही, आप कहां बैठे हो, पिछले 1 साल में आप कहां थे, ये अगर आपको याद नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारे एग्जाम में अभी तक सिलेक्शन नहीं हो सकता। जब हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, पेपर कर रहे हैं, हमारे पिछले 1 साल में हम कहां थे, अगर ये याद है, इसका मतलब हमारा सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि मैं ओरिएंटेशन है बैक का, आप बैक में जा सकते हो, उस दिन ये पढ़ा था, नहीं तो फिर होगा नहीं। तो सिट्रिजिन, लियोसिट्रिजिन क्या होती है? H1 ब्लॉकर होती है।
तो H2 ब्लॉकर होती है, जैसे फेमोटिडिन, नाइट्रोटिडिन, रेनिटिडिन, ये सिमेटिडिन, ये जो भी डिन होती है, ये एसिल को ब्लॉक करती है। किसको ब्लॉक करती है? लेकिन ये इसको भी बढ़ाती है, किसको? प्रोलैक्टिन के लिए। इसका एक दूसरा साइड इफेक्ट जो आप पढ़ चुके हो, क्या है? क्या है? सिमेटिडिन का दूसरा साइड इफेक्ट जो एग्जाम में आने वाला है, जो मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम्स है, जब भी आप किसी पेशेंट को सिमेटिडिन देते हैं, उसको हाई अलर्ट जॉब नहीं करवानी है, उसको मैकेनिकल जॉब नहीं करवानी, ड्राइविंग, मशीनरी ऑपरेशंस, क्योंकि ये ड्रग क्या करती है? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके कंफ्यूजन डाउजिनेस करती है। समझ आई बात? तो आपको नींद आ सकती है, इसका थोड़ा सा ये साइड इफेक्ट है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो हाई अलर्ट जॉब जिसमें अलर्टनेस चाहिए, ड्राइविंग हो गया, कोई मशीनरी ऑपरेशन हो गया, वो नहीं कर सकते आप लोग। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। और ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन तो पता ही है, छोड़ो, ये हो गया। ये सारी कौन सी ड्रग हो गई? डिस्को ड्रग हो गई। ये आगे इसके साइड इफेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या अब आता है टीएसएच। इसमें कोई चीज समझाने वाली नहीं है, सुनो जो लिखा है एज इट इज पहले बता रखा है। ये टाइरोसिन से बनता है, याद है किसी को? ये एंटीरियर पिट्यूटरी में बनता है, याद है किसी को? इसका नॉर्मल लेवल 0.2, कहीं किसी बुक में 0.3 है। 0.2 से लेके 5.4 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करता है। थायराइड ग्लैंड का मतलब कौन से हार्मोन के ऊपर काम करता है? T3 T4 के ऊपर काम करता है। ये T3 T4 का सीक्रेशन करवाता है, अभी बता दिया। थायराइड फॉलिकल के ऊपर काम करता है। फॉलिकल का मतलब स्मॉलेस्ट सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड। फॉलिकल का मतलब है स्मॉलेस्ट सेल ऑफ थायराइड की सबसे छोटी ग्लैंड होती है, फॉलिकल्स बोलते हैं। तो ये थायराइड फॉलिकल के ऊपर काम करता है, T3 T4 का सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक। सही है, ये लिख भी लिया? नहीं, क्या बज रहा है बार बार? आगे बढ़े, बोलो। इसका रेगुलेशन आपको सब याद है, मैं नहीं लिखवाऊं तो भी याद है। टीएसएच इज रेगुलेटेड बाय टीआरएच एंड इनहिबिशन बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म फ्रॉम हाइपोथैलेमस। यही तो है, क्योंकि ये बेसिकली सेल पढ़ रहे हैं हम लोग। तो क्या लिखा है? टीएसएच स्टिमुलेटेड बाय टीआरएच एंड इनहिबिटेड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सिंपल। तो जब भी टीएसएच का बात है, याद रखना T3 T4 बढ़ता है तो टीएसएच कम होता है। सत्य है कि डिजी प्राइमरी होनी चाहिए। डन हो गया, लिख भी लिया। अब देखो नेक्स्ट मैं समझा देते हैं, इसमें तो कुछ जाना नहीं है। ये है एंटीरियर पिट्यूटरी, ये है अपना हाइपोथैलेमस, ये है थायराइड ग्लैंड। सही है? सही है क्या? देखो गलती हो तो आप टोक सकते हैं, सर क्या कर रहे हो, वैसे दिए, लेकिन उसके लिए पता होना जरूरी है। किसी भी चीज के लिए क्या कर रहे हो बोल दिया तो फिर कोई फायदा नहीं है। उसके लिए आपको पढ़ के आना पड़ेगा। मैं कहता हूं तुम जोर लगा के पढ़ के आओ, मेरे से क्वेश्चन करो, गलत साबित करो, तब मुझे भी डर रहेगा, अगले दिन मैं भी पढ़ के आऊंगा और ज्यादा। तुम अगर चाहो ना तो बैंड बजा सकते हो हमारी, सच में। क्योंकि इतने चलो एक जना एक क्वेश्चन लटके आएगा, इतने क्वेश्चन लटके आएंगे और पेट में क्वेश्चन पूछेंगे, टीचर की क्या हिम्मत, वो ऐसे होने लग जाए। वो डर पढ़ के आएगा, मैं पढ़ के आऊंगा, सीधी बात है। आराम से तुम क्वेश्चन टेढ़े टेढ़े पढ़ के तो आओ, लेकिन तुम पढ़ के नहीं आते हो। कुछ भी इतना सब्जेक्ट है, तुम सोच लो मन में एक दिन अंदर से एक ग्रुप बनाओ मस्त चुपचाप, और अली से को फंसाना है। तो तू ये पढ़ के आना, तू ये पढ़ के आना, तू ये पढ़ के आना, बुके लाओ 4-5 भारी भारी, फंसाओ तो आनंद। मुझे भी डर लगे, बिना डर के पढ़ाई नहीं होती। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन? टीएसएच। किसके ऊपर काम किया? T3 T4। किसको स्टिमुलेट, किसने स्टिमुलेट किया? टीआरएच। अब सुनना, अगर बाई चांस T3 T4 का लेवल बढ़ता है तो ब्लड के थ्रू मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस चाचा को। किसको जाएगा? किस मतलब क्या हुआ? बढ़ता है तो मैसेज जाएगा कि चाचा हाँ इनहिबिट करो। क्या करो? किसको? टीआरएच को। तो टीआरएच इनहिबिट होगा तो टीएसएच इनहिबिट होगा। जब भी थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम होगी और हाइपोथायराइडिज्म होगा तो टीएसएच कम होगा। समझ में आ गया? अगर बाई चांस T3 T4 ज्यादा था और T3 T4 का यूज ज्यादा हो गया तो T3 T4 कम हो गया। एक दिन ऐसा आया कि T3 T4 कम हो गया तो मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस चाचा को, क्या करो?
स्टिमुलेट करो, किसको? टीआरएच को। तो टीएचएच भी क्या हो जाएगा? स्टिमुलेट। समझ में आया क्या मैकेनिज्म? कम होने पे स्टिमुलेशन होगा, ज्यादा होने पे इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। कोई डाउट? अरे बहुत इजी सिस्टम है, तो ऐसे डर रहे थे इससे। बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है, एकदम इजी सिस्टम है। जब तक कोई पर्सन हमें समझ में नहीं आता हम सोचते हैं कितना होगा, बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। जब वो पर्सन को समझ जाता है, कोई भी पर्सन मिलने के बाद कितना भी खास हो, आम हो जाता है। दैट्स कॉल्ड एंडोक्राइन। दैट्स कॉल्ड एंडोक्राइन। कि ना मिलने का आनंद, मतलब कोई पर्सन कितना इंपॉर्टेंट है उसको जब तक वो ना मिले तब तक ही है। अरे इंसान की बहुत कम लोग होते हैं जो मिलने के बाद उसकी कदर करते हैं, और मिलने के बाद जिसने कदर कर दी उसकी बल्ले बल्ले। इसीलिए ध्यान रखना है, जो आपके पास है वो करोड़ों लाखों लोगों के पास नहीं है। ऐसे जिंदगी जियोगे कभी दुख नहीं होगा। आपके पास कार है ना, आप सोचोगे ओ माय गॉड इसके पास मर्सिडीज है। बेवकूफ, उधर देख, सामने मत देख, तो तेरी कार चली जाएगी, अभी साइकिल पे आ जाएगा। इसीलिए दूसरों की खुशी से जलो मत, दूसरों के दुख से खुश हो जाओ। यही जिंदगी है, और रियलिटी यही है कि इसके पास कुछ नहीं है बेचारे के पास, तो इससे जिंदगी में सुकून मिलता है। हाँ, क्या बोल रहे हो? और राहुल के पास सब कुछ है, छुपा रहता मैं ये। अरे तो साइकिल पे जा जाके जो जो कांड करता है तो छोड़, मुझे सब पता है। ये भोला पंछी है, लेकिन भोला है नहीं ये सेकंड वीरू शास्त्र बुद्ध है। ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज और, मैं साइकोलॉजी पढ़ाई हुई है तो मैं एक बात बताता हूँ। अगर किसी को आप कोई बात बोलो, मैं साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा फैक्ट बताता हूँ। अगर आप किसी को कोई भी बात बोलो और सामने वाला अगर हंस के ये बोल दे ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब 100% कुछ है। ये तुम, ये एक साइकोलॉजी का फैक्ट है। सामने वाला हल्की सी स्माइल के साथ बोल दे ऐसा कुछ नहीं है, ही इज जस्ट लाइक ए फ्रेंड, समझ जाना कुछ है। हाँ, ये साइकोलॉजी का फैक्ट है। ये बुक में लिखा हुआ है, न्यूटन का 5वां नियम है, वो प्राइवेट नोट्स में लिख के गया था, आपको नहीं पता उसने। ये सच है, सही है गलत है? लेकिन याद रखना, स्टेटमेंट यही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ है। और कुछ बोले तो शायद कुछ नहीं होगा। इसको इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ चुका हूं, मैं पीएचडी कर रखी है सब्जेक्ट में, पूरी ए टू जेड। ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़े, टाइम टाइम पे मैं ऐसा ज्ञान देता रहूंगा आपको। क्या सच में ये सही बात है? तू पता नहीं, तुझे तू बच्चा है अभी। आगे बढ़ो, देखो ये बात तो मैंने समझा, ये लिखी है, जब भी T3T4 का लेवल ब्लड में बढ़ेगा टीएसएच कम होगा। कभी ये कहना चाहता है जब भी T3T4 कम होगा टीएसएच ज्यादा होगा, एक दूसरे का उल्टा होंगे। टीआरएच का ये तो बता दिया, छोड़ो, इसको लिखना नहीं है, ये दो बातें लिख लो, ये तो मैंने बता दिया, पूरा अच्छे से समझा दिया। ये टीआरएच टीएसएच C3 इसको छोड़ो, ये दो बातें लिख लो। सच है, इस दुनिया में कोई सच्चा पर्सन नहीं है। लोग कह रहे हैं कि राजा हरिश्चंद्र सच्चा था, लोग कहते हैं ना, हरिश्चंद्र को उसकी वाइफ ने 3 सवाल नहीं पूछे थे, तब वो सच्चा है। मैं कैसी लग रही हूं, फोन किसका था, कहां जा रहे हो, इसलिए उसको झूठ बोलने की आदत नहीं पड़ी। अगर ये 3 सवाल पूछ लिए होते तो हरिश्चंद्र भी आज दिन तक सच्चा नहीं होता। सच में है, ये रियल है। सही है गलत है? तुझे कैसे पता फोन नहीं थे? तुझे नहीं पता, फोन होते तो दिखाते नहीं थे दूसरों को। पढ़ाई पे ध्यान दे, फोन नहीं थे, बड़े फोन नहीं थे। आपके पास में फोन है, क्या उखाड़ लिया? किसी को मैसेज भी मत करना फालतू, हाँ मत करना, कोई फायदा नहीं होने वाला। आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्या मैं क्यों ज्ञान दे रहा हूं? वैसे आप तो मेरे से ज्यादा ज्ञानी है इस मामले में। अब नेक्स्ट आता है एसीटीएच, एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर काम करता है, हाइपोथैलेमस इसको स्टिमुलेट करता है, और हाइपोथैलेमस से नेगेटिव फीडबैक से कंट्रोल होता है। एक एक हार्मोन का डिसऑर्डर है पूरा। आगे टीएसएच और टी3टी4 का कंबाइंड डिसऑर्डर है, जिसको थायराइडिज्म बोलते हैं आप। इसका पूरा एडिशनल कुशिंग है, इस लाइन चार लाइनों का एक डिसऑर्डर है, एडिशनल कुशिंग। 2 इंक्रीज के 2 डिक्रीज के 4 डिसऑर्डर है। तो आपको सब समझ में एक बार में नहीं आए तो मत घबराना, पूरे डिसऑर्डर है इनके, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी आपको। आगे बढ़ू क्या?
राहुल आपको सब चिढ़ाते क्यों है? कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो फर्क पड़ता है। मेरे को इतना चिढ़ाए ना, मैं चिढ़ जाऊं। वाह क्या बात कही है भाई, दिल जीत लिया भाई। वाह क्या मस्त बात कही है। एक मेरे ऊपर अगर पूरी क्लास हंसती है तो मैं खुशी का जरिया बन रहा हूं सबकी। क्या बात है राहुल, दिल जीत लिया तूने सबका। वेरी गुड। क्या बात है, तो ज्ञान टपक रहा है राहुल से, डोल रहा है आज तो ज्ञान की बौछारें हो रही है राहुल से। क्या क्या ज्ञान दे रहा है, आप सुनो तो आपका क्या पकड़ जाओ। तो राहुल बोल रहा है जिंदगी में पता नहीं कब कौन कहां क्या मिल जाए, इसीलिए ये ऐसे बोल रहा है। इसके ऊपर मैं शेर बोल दूं एक? रहने दो, छोड़ो रहने दो। चलो लिखो, तुम पढ़े करो, मैं शायरी में कुछ नहीं पढ़ा। सीक्रेशन, अब सुनो पूरी बात सुनो, जिंदगी में खुश रहना क्यों जरूरी है इससे सीखो। अब आए इससे, राहुल से नहीं, इससे। सीक्रेशन ऑफ ACTH इज अफेक्टेड बाय circadian rhythm एंड स्लीप पैटर्न एंड स्ट्रेस। एंड स्ट्रेस और लिखो साथ, स्लीप पैटर्न का मतलब स्ट्रेस ही है। मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं, एक पर्सन है जो मस्त टाइम टू टाइम नींद लेता है, उसकी जिंदगी में कोई स्ट्रेस नहीं है, और टाइम से उठना और टाइम से सोना बराबर है, उनकी जिंदगी में सब सुकून है। वो पर्सन, उसकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन फालतू उसको कभी परेशान नहीं करेगा, उसके चेहरे पे ग्लो रहेगा बिना मेकअप के। रियल जो ग्लो होता है, सुन लो पूरी बात, पता चलेगा। तो मेकअप वाले तुम बंद कर दोगे मेकअप करना इधर। ऐसा कोई भी पर्सन जो बहुत लेट सोता है, उसकी जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, कब सोना कब उठना कोई पता नहीं है, उसकी आंखें डालू जैसी रहेगी, आंखें सूजी हुई रहेगी। ये सुन लो, आंखों के नीचे यहाँ पर एक अलग से टायर रहेगा, थोड़ा सा रहेगा ऐसा, तो सूजी हुई आंखें अलग पट्टी रहती है, आधे काजू की तरह रहती है, नहीं रहती है? रहती है। ये रीजन क्या, ये कहां से हुआ? जिस किसी पर्सन की लाइफ में स्ट्रेस रहता है, देखो सुनो स्ट्रेस का रोल क्या है। अब आप बोलोगे स्ट्रेस से क्या होता है? जैसे एग्जांपल के लिए, आपको 50 ग्राम स्ट्रेस सहन करने की कैपेसिटी है, कितनी? मैं ग्राम में बताता हूं, माना कि ये मेजरेबल नहीं है, क्वालिटेटिव है, बट हम एग्जांपल के लिए। तो आपकी बॉडी में रोजाना कॉर्टिसोल सीक्रेट हो रहा है 50 ग्राम के हिसाब से। किसके हिसाब से? एक दिन आपकी जिंदगी में 150 ग्राम स्ट्रेस आ गया, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होगी। उस 150 ग्राम स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए स्ट्रेस हार्मोन किसको बोलते हैं? कॉर्टिसोल को। तो कॉर्टिसोल को स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी की, प्लीज इसकी बॉडी में, इसकी लाइफ में स्ट्रेस आ गया है, कोई इसको छोड़ के चला गया है, प्लीज इसको थोड़ा सही कर, वरना ये लपेटा जाएगा, अभी ये टूट जाएगा, कुछ कर लेगा ऐसे ऐसे। तो जब स्ट्रेस आता है तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है हाइपोथैलेमस को, क्या रिलीज करना पड़ता है? CRH, वो स्टिमुलेट करता है ACTH को, ACTH स्टिमुलेट करती है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, और एड्रिनल कॉर्टेक्स करता है कॉर्टिसोल। क्या करता है? तो फालतू का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाता है, फिर स्ट्रेस हार्मोन क्या करता है? बीपी बढ़ाता है। भाई कॉर्टिसोल क्या करता है? बीपी बढ़ाता है। कॉर्टिसोल क्या करता है? फालतू का फ्लूइड रिटेंशन करवाता है, सोडियम वाटर, मुंह सूज जाता है ढालू की तरह, ऐसे सूजा हुआ रहता है मुंह चारों तरफ, ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या क्या इकट्ठा हो गया। अच्छा आपको लगेगा यहाँ क्या लग रखा है, कभी यहाँ करोगे। और जो पर्सन खुश रहता है वो अपने आप ही एकदम फिट लगता है, उसके सिर्फ कोई स्ट्रेस नजर नहीं आता, क्योंकि फालतू का ना कोई स्ट्रेस हार्मोन है ना कोई दिक्कत है। तो क्या लिखा है कि स्ट्रेस हार्मोन ACTH जो स्टेरॉइड हार्मोन होता है, वो आपके सोने उठने की आदत से, आपके स्लीप पैटर्न से और आपके स्ट्रेस से अफेक्ट होता है। जिस किसी की लाइफ में स्ट्रेस नहीं होता वो पर्सन नेचुरली ग्लोइंग पर्सन होता है, और नहीं तो फिर तुमको कितनी फेयर एंड लवली लगा लो, है पता ही सही है गलत है? ठीक है लिखो। लेकिन हैप्पी रहना आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है, रहना आसान है क्या? आसान है? अरे ये सब कहने की बातें हैं। ऐसा कौन लोग है जो कहना कि मैं तो खुश ही रहता हूं या खुश ही रहती हूं? ऐसा कोई है? ऐसा कोई है? नहीं है कोई। अगर कोई चाहता है ना कि मैं खुश ही रहता हूं, मैं 2 मिनट में उसको नाराज कर सकता हूं, कोई नहीं ऐसा। हेलो, सबसे ज्यादा दुखी तुम ही हो। आप मेरी लैंग्वेज में आपको फ्रस्ट्रेटेड पर्सन बोलते हैं। फ्रस्ट्रेटेड समझते हैं? जिंदगी में अपनी तमन्नाएं पूरी नहीं होने पर दूसरों की खुशियों पे जलने वाले लोग फ्रस्ट्रेटेड लोग। तो आप सारी और सबकी वो हालत है, खुशी की खुशी देखी नहीं जाती, इसलिए दुख के अंगारे ऊपर अंदर। बेवकूफ, लिख लो फटाफट, मत सुनो मेरे से कुछ उल्टी सीधी बातें। आगे बढ़ो। हाइपोथैलेमस से CRH, एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ये पहले नहीं लिखना, पहले लिखना ये मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, फिर एंड्रोजन, ऐसे नाम लिखना, तीनों सीक्वेंस ये रखनी है। इसका भी कोई रीजन है? इसका मतलब ये हुआ जो मरीज स्ट्रेस में ज्यादा रहता है उसके सब कुछ मिस्टेक होती है, तीनों पढ़ लो। उसके ब्लड बैलेंस भी उल्टा सीधा, शुगर बैलेंस भी गड़बड़, और ये दूसरा वाला बैलेंस भी गड़बड़, सब गड़बड़, पिंपल्स आ जाएंगे, वो मतलब अन्य पूरा पूरा ऐसे रहेगा, फिर ऐसे ढक्कन ढालू की तरह। तो स्ट्रेस नहीं लेना है। सही कह रहा हूं सचिन? सही नहीं कह रहा हूं? नहीं, अनअवॉइडेबल नहीं है। कैसे? कल भी आपका यही डाउट था सर, ड्यूटी में सोना नहीं होता बराबर, आज भी आप वही, क्या क्या दिक्कत कल क्या थी? जैसे आज क्या है कि ये अनअवॉइडेबल है, नहीं अवॉइडेबल है। कैसे बताओ कैसे? नाइट ड्यूटी रहती है, हाँ वेरी गुड। ये बोल रहे हैं कि 3 दिन लगातार नाइट ड्यूटी रहती है। अब देखो 2 तरीके हैं,
इनकी बात सही है, महीने में 6 नाइट आती है तो स्लीप रेट साइकिल तो बिगड़ गया। अब सुनो, 3 दिन लगातार नाइट ड्यूटी आती है, इसको अगर मैं बोलूं मैं क्या करूं? अगर मैं ऐसे करने लगता, सुनो तेरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो भगवान मैंने क्या गुनाह किया, ऐसा अगर आ जाए तो मेरा दुख बढ़ेगा कम होगा? और अगर मैं खुश हो जाऊं, मैं बहुत लकी पर्सन हूं कि मेरे को 90,000 रुपए मिलते हैं, महीने में 6 दिन ही तो करनी है, मैं हंस के करूंगा, तो स्ट्रेस कम होगा बढ़ेगा? तो देखो 2 तरीके में, हर एक चीज में खुशी ढूंढना है, खुशी मिलती नहीं है, ढूंढना है। देखो दुख हर चीज के दुखी होने के कारण है, खुश होने के कारण है। तो आप सोच लो आपको क्या करना है। 3 नाइट से तुम दुखी हो जाओगे, उसकी वजह से तुम्हें 3 दिन में नींद नहीं आएगी, तो स्ट्रेस बढ़ेगा। वरना क्या करना है, 3 दिन नाइट हो, 7 वाले के बीच कंपैरिजन करना है। आज उसको टफ पेशेंट, मेरे को इजी, बल्ले बल्ले। सुबह आते ही मस्त ब्रेकफास्ट करके सो जाना है, मैं तो पूरे दिन सोऊंगा मस्त, शाम को उठ के ड्यूटी चलेगा। 3 दिन तो फिर तो 2 ही बचे, 3 में से 1 दिन पक्का इजी होगा, 2 दिन हार्ड होंगे। जिस दिन हार्ड होंगे तो जिस दिन पहले दिन किसी को हार्ड मिला तो उसको याद करना, 3 दिन निकल जाएंगे। चौथे दिन नाइट ऑफ है, 24 घंटे सो जाना भाई, डे और नाइट सो जाना, और बोलना आज सब जने ड्यूटी कर रहे हैं नाइट, मैं आराम से सो रही हूँ, आई एम लकी वन, यस हैप्पीनेस। देखो यही है लाइफ में। अगर स्ट्रेस किसको बोलते हैं, व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन का मीनिंग क्या है? डिप्रेशन का मीनिंग क्या है? डिप्रेशन का मीनिंग ये है, आपकी तरफ आने वाले बहुत सारे अप एंड डाउन को आप सहन नहीं कर पा रहे हो, उसको आप टॉलरेट नहीं कर पाए, उसकी वजह से होपलेस हो गए, हेल्पलेस हो गए, वर्थलेस हो गए, एनेडोनिया हो गया, अपैथी हो गया, लोगों से बात करना बंद कर दिया, उसी को डिप्रेशन बोलते हैं। ये चाहे तो साइन है डिप्रेशन के। तो कोई भी प्रॉब्लम आए फेस करेंगे, लाइफ में होता है, ऐसा कभी नहीं सोचना होता नहीं। जो पर्सन ज्यादा खुश है ना, जिनकी जिंदगी में अभी चांदी चांदी है ना, उसको ये सोचना है ये वक्त कट जाएगा, निकल जाएगा। और तो बहुत ज्यादा दुखी है, उसको क्या सोचना है, ये वक्त निकल जाएगा। तो ना तो जो खुश है वो जिंदगी भर खुश रहेगा, ना दुखी है वो जिंदगी भर दुखी रहेगा, अप एंड डाउन चलते रहेंगे, लाइफ चलती रहेगी। तो हर किसी की लाइफ में आप क्या सोचते हो? अंबानी बहुत ज्यादा खुश है, क्या सोचते हो? अंबानी से बेटे से पूछना स्लिमनेस क्या चीज होती है। उसके पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं, वो चाहे तो एक ऐसा कैसा इंसान बना दे और खड़ा करे पैसों से, लेकिन वो अपने बेटे को स्लिमनेस नहीं दिला सकता, नहीं दिला सकता ना। तो मन ही मन उसको दुख नहीं हो रहा है कि मैं इतना फिट क्यों नहीं हूं, मेरी राधिका बहुत फिट है। अरे तेरी राधिका बहुत फिट है, बट तेरा आनंद फिट नहीं है ना। दुख होता है नहीं होता? होता है। लेकिन वो अगर इसको लेके बैठ जाए, अगर वो लेके बैठा भी था तो पता है उसको जो डिसऑर्डर क्या हुआ था, सिंपल डिसऑर्डर हुआ था कुछ, उसको क्रोनिक अस्थमा था परसिस्टेंट। तो डॉक्टर ट्रीट नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने एक्स्ट्रा स्टेरॉइड की लगाई, एंटीरियर पिट्यूटरी से एड्रिनल कॉर्टेक्स इतना स्टिमुलेट हो गया कि स्टेरॉइड की बौछार आ गई, जिसको बोलते हैं स्टेरॉइड स्टॉर्म। स्टेरॉइड ज्यादा हुआ तो उसको कुशिंग टाइप साइन आ गए, इतना बड़ा हो गया। अब वो चाहता तो खूब है मैं भी पतला हो जाऊं, काश में भी, लेकिन जब तक उसने स्ट्रेस लिया उसकी डिजीज बढ़ी। फिर उसको काउंसलिंग हुई, हाई लेवल की काउंसलिंग होती है ऐसे में, साइकियाट्रिस्ट बैठे, साइकोलॉजिस्ट की टीम बैठी कि तू जितना ज्यादा स्ट्रेस लेगा, उसने बोला अलीशा की क्लास में, अलीशा ने बोला था क्या कि जितना ज्यादा स्ट्रेस लेगा उतना ही कोर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा, तो कोर्टिसोल का लेवल और वेट बढ़ेगा, जितना स्ट्रेस लेगा और वेट बढ़ेगा। तू ये मान के चल मेरी जिंदगी में सुकून ही सुकून है, मैं बहुत अच्छा फील करता हूं, जो मैं जहां भी जाता हूं लोग मेरे को देखते हैं, आई एम हैप्पी पर्सन, अच्छी बात है। तब जब से उसने स्ट्रेस लेना कम किया है उसकी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आई है। तो इसका मतलब कि हाँ शादी होगी, इससे ज्यादा क्या चाहिए? और नहीं बात। तो लाइफ में यही है भाई, आप चीजों को पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं। मैं अभी चाह के बोल दूं मैं एम्स का मालिक क्यों नहीं हूं, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई ना, ये कौन सी अच्छी बात है? मैं एम्स का मालिक क्यों नहीं हो सकता? एम्स का मालिक तो हर किसी की जिंदगी में दुख है, दूसरों को ऐसे अपनी नजर से नहीं खुद की नजर से देखो कि देखो अच्छी जिंदगी में ये चल रहा है तो जरूर कुछ उल्टा सीधा चल ही रहा होगा। तो इसलिए प्लीज नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ऐसे सोचना। मैं 3 दिन सोऊंगी, चौथे दिन 24 घंटे सोऊंगी, कोई कहने वाला नहीं है, और ड्यूटी से जाने के बाद फोन बंद करके सोऊंगी। मेरी लाइफ में सुकून है, पूरी महीने में 160 घंटे ड्यूटी है, फुल मौज, 90,000 रुपए किसी जॉब में नहीं है। दुनिया जाए बाहर में, अपना काम बंदा बाहर में जाए, स्ट्रेस गायब। मैं तो ऐसे ही करता हूँ आपको दिखाने के लिए, अंदर से तो सब दुखी है। समझ में आ गई? ये सीक्वेंस याद रखना। अब सुनो, ये तो समझ आ गई बात, ठीक है। अगर किसी कारणवश स्टेरॉइड का सीक्रेशन बढ़ जाए, उस बीमारी का नाम है, हम पढ़ेंगे इन पूरी 2 डिजीज को 2 क्लास में, 4 घंटे लगेंगे, सुन लेना। और कम हो जाए तो सुन लेना, स्ट्रेस ज्यादा लेने से कुशिंग हो जाता है, अनंत अंबानी बन जाता है पर्सन। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं लेने का स्ट्रेस, अपने को ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। लाइफ में 2-4 चीजें फिक्स होती है, जिस चीज को हम चाहकर बदल सकते हैं उसके लिए टेंशन नहीं लेनी, और जिसको मेरी छोटी जोर लगाने के बाद भी बदल नहीं सकते उसके लिए टेंशन, तो फिर टेंशन क्यों लेनी? बस सीधा फंडा है। लेकिन दुख किस बात का पता है? एक्सपेक्टेशंस इज ऑलवेज हार्ड। इस दुनिया में 99.9% पर्सन दुखी सिर्फ इस बात से है, वो मेरी बात क्यों नहीं समझता। सबसे ज्यादा दुख यही है, एक्सपेक्टेशन का हर्ट हो जाना। आपकी उम्मीदों पर लोगों का खरा नहीं होता, राजवर्धन की तरह। जैसे राजवर्धन बोल रहा है, इस वजह से परेशान रहती है दुनिया। इसलिए अपने आप को यूनिक समझो, ये मानो कि मेरे जैसा कोई नहीं है, बस कि मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, मुझे सोच के खोना में दोबारा नहीं मिलता, ये बात है। तो अपनी इंपॉर्टेंस रखो भाई, तालियां से कुछ नहीं होगा। वंस मोर नहीं, अपनी इंपॉर्टेंस बनाओ, अपनी। दूसरों को इंपॉर्टेंस देते रहोगे ना। एक बात और है, एक बढ़िया बात वैसे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूं। कोई भी पर्सन, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, मैं पूरी साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशन बेस पे बात बता रहा हूं। अगर ए किसी पर्सन की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है, बहुत ज्यादा, तो बी को ज्यादा खुश नहीं होना है। बी सोचेगा देखो कितनी तारीफ कर रहा है, कितना अच्छा बंदा है। वो पर्सन तारीफ इसलिए कर रहा है कि उसको अच्छा लग रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इस समय ये पर्सन इसको अच्छा लग रहा है, इसलिए ये तारीफ कर रहा है। इसका मतलब जिस दिन इसने 2 बार अवॉइड किया ना, इग्नोर, मैसेज देके सीन करके जवाब नहीं दिया, ये तारीफ करे तब मैं मानूं।
समझ में आई बात? तो ये साइकोलॉजी का रूल है, जब कभी भी पर्सन अपने अंदर से खुश होता है तो दूसरों की तारीफ करता है, किसी सामने वाले की हैप्पीनेस के लिए नहीं करता। तो कोई लोग आपकी तारीफ भी करें तो समझ जाना आज इसको मैं नहीं हो रखा है, इसको क्या हो रखा है, मैं नहीं। कोई अपने आप से बहुत ज्यादा खुश है इसीलिए तारीफ कर रहा है, मेरे में इसमें अच्छा ही नजर आता है, जब मेरी नेगेटिव पॉइंट सुनने के बाद भी बोले है कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलेगा, तब तो बात है, वरना अच्छी बात सुन के कौन तारीफ करे, क्या बड़ी बात है प्लीज। तो कोई भी पर्सन खुश है अपनी वजह से है, दुखी भी है तो अपनी वजह से है, ये चाहिए माइंड में ध्यान रखने का हमेशा। नेक्स्ट गो टू टॉपिक, एफएसएच और एलएच की बात चल रही है, क्या मैंने ये बात गलत बोली? मैं कोई भी बात उसके पीछे पूरा ऑब्जर्वेशन के बाद ही बताता हूं आपको। गोनेडल टॉपिक मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट होता है, एफएसएच और एलएच। एफएसएच क्या करेगा, ओवम और स्पर्म को बनाने में हेल्प करेगा, कहां से, ओवेरी से ओवम और टेस्टिस से स्पर्म, ग्रेफियन फॉलिकल को मैच्योर करवाने में हेल्प करेगा, हम ओरिजिन पढ़ेंगे सारे। और फीमेल में एफएसएच और एलएच दोनों हिपोथैलेमस प्रोजेस्टेरोन को रेगुलेट करने का काम करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। अपने इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, उनमें से अभी एक डेटा आया था, मोर देन 70 करोड़ पर्सन्स आर सफरिंग फ्रॉम द मेंटल इलनेस, न्यूरोटिक नॉट साइकोटिक, साइकोटिक होती दुनिया चलेगी नहीं, न्यूरोटिक इलनेस मतलब माइनर मेंटल, किसी को डिप्रेशन है, किसी को जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, किसी को न्यूरोस्थीनिया है, किसी को कुछ है, किसी को ओसीडी है, मोर देन 70 करोड़ पीपल, मतलब 50% से ज्यादा लोगों को मेंटल इलनेस है, 50% से ज्यादा, सोचो आप, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम दुनिया की मेंटल प्रॉब्लम होने जा रही है, हर चीज में सहन शक्ति का कम हो जाना, एक दूसरे के साथ में एडजस्टेबिलिटी नहीं हो पाना, कॉपिंग मैकेनिज्म का नहीं होना, गुस्सा होना, बहुत जल्दी एजिटेट हो जाना, जनरलाइज एंजाइटी, छोटी छोटी बात के लिए एक दूसरे से लड़ाई हो जाना, ये सारे के सारे न्यूरोटिक डिसऑर्डर के रिजल्ट है। आप क्या सोचते हैं हम सारे हेल्दी है? होता है, हर किसी की लाइफ में होता है, इसलिए डिप्रेशन को कॉमन कोल्ड ऑफ द साइकियाट्रिक बोलते हैं। साइकियाट्रिक का कॉमन कोल्ड कौन है? डिप्रेशन है, लेकिन एक्सोजेनस तक ठीक है, लगभग लोगों की लाइफ में एक्सोजेनस डिप्रेशन होता है, जब इसकी लाइफ में एंडोजेनस डिप्रेशन आ जाता है तब मरीज सुसाइड करता है। एक्सोजेनस डिप्रेशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। क्या होता है एक्सोजेनस डिप्रेशन? एक्सोजीनस का मतलब होता है बाहर से, इन्वायरमेंट से, स्टिमुलाई से, सराउंडिंग इन्वायरमेंट से जो डिप्रेशन होता है वो एक्सोजीनस होता है, जिसमें मरीज को क्रिटिसिज्म से डिप्रेस हो जाता है, किसी ने बात नहीं की डिप्रेस हो जाता है, कोई गुस्सा हो गया डिप्रेस हो जाता है, नंबर कम आ गया डिप्रेस हो जाता है, मतलब बाहर के एनवायरनमेंट से डिप्रेस हो जाता है, वो होता है एक्सोजीनस। ऐसा मरीज एनी टाइम बातें घूमती रहती है उसके माइंड में, वो लेट नाइट तक सो नहीं पाता है। एक्सोजीनस डिप्रेशन वाला पर्सन लेट नाइट तक, इसका मतलब उसमें सिम्टम्स इवनिंग में आएंगे, अर्ली मॉर्निंग में आएंगे, इवनिंग में आएंगे। तो एक्सोजीनस डिप्रेशन में जो सिम्टम्स आते हैं वो इवनिंग में आते हैं। कौन से टाइम में आते हैं? और वो मरीज जब अकेला रहता है तो सिम्टम्स आते हैं। जो ही वो अकेला रहेगा ओवर थिंकिंग करेगा, जजमेंटल बन जाएगा, उसने मेरे साथ ऐसी बात क्यों की, रोजाना तो वो सही मैसेज करता है, आज क्यों बोला, मैं तो सो रहा हूं, तू भी सो जा, आज ऐसा क्यों हुआ, आज ऐसे, मतलब उसके माइंड में इतनी ओवर थिंकिंग आएगी, इतनी, दैट इज एक्सोजीनस डिप्रेशन। और एंडोजीनस डिप्रेशन क्या होता है? ऐसा मरीज जिसके अंदर बायोकेमिकल मार्कर्स न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होता है, उसको सोने नहीं देती नींद, वो सुबह 3 बजे जाग जाता है, 3 बजे सुबह जाग, अर्ली मॉर्निंग, शाम को 8 बजे पहले पहले सो जाएगा, और वो किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करता, एंडोजीनस वाला अकेला रहना पसंद करता है। और एक्सोजीनस वाला अकेला रहेगा तो उसको बहुत एजिटेशन होगा, गुस्सा आएगा, ओवर थिंकिंग करेगा, जो ही वो किसी को बात बताएगा इसका डिप्रेशन गायब है। उसको गायब मतलब कम हो जाएगा, सामने वाला बता देगा तू गलत सोच रहा है, ऐसा नहीं है, इसका रीजन ये भी हो सकता है, इस वजह से ये हुआ होगा, तो उसको एंजाइटी खत्म। तो एक्सोजेनस डिप्रेशन हर एक की लाइफ में आता है, इसलिए बोलते हैं कि वो पर्सन कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता, गलत हरकत नहीं कर सकता, जिसका कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होता है। बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या होता है? कुछ भी बात जिसको बताई जाए इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ, भाई होता है ना कि इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज द हैमर एंड ब्रेक द ग्लास, तो इमरजेंसी में किसी को भी कोई बात बता, अपना बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है हर एक बेस्ट फ्रेंड का कोई ना कोई, मैंने 2 अलग-अलग किताबों में 2 अलग-अलग बातें पढ़ी। एक बात यह कि ऐसा कोई भी पर्सन जिसका बहुत ज्यादा अच्छा बेस्ट फ्रेंड होता है वो कभी भी ज्यादा मेंटल इलनेस से सफर नहीं करता, लाइफ थ्रेटनिंग से तो नहीं करता, वो बाहर निकल जाता है उससे। और दूसरा, जो चीज आप अपने दुश्मन को नहीं बताओगे, बता सकते हो, वो चीज कभी अपने दोस्त को नहीं बतानी चाहिए। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन सही भी है। इसके दोनों के नेशनल दिए हुए बुक में, मैं ऐसे फिलोसफी की पढ़ते रहता हूं, मुझे तो पता चला जो चीज आप अपने दुश्मन को नहीं बताना चाहते वो चीज आप अपने बेस्ट फ्रेंड को भी मत बताइए। इसके रीजन लिखा, क्यों? अपनी आप बात किसकी थी कि आपकी खुद की, आप खुद कंट्रोल नहीं कर पाए आप खुद की बात जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल थी, आपने अपनी बात किसी और को बता दी, क्योंकि वो आपका क्या है, बेस्ट फ्रेंड है, तो वो बात उसके पास है, वो खुद की तो नहीं है, तो उसका भी कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड है। तो जो आप अपनी बात खुद कंट्रोल नहीं कर पाए अपने पास, तो वो आपकी बात अपने पास खुद कंट्रोल कैसे कर पाएगा? 100% बात आगे से आगे जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ? ये गारंटी है जाएगी। जब तक आपके अंदर है बात सेफ है, कभी मत सोचना कि अपने बेस्ट फ्रेंड के पास बात है वो सेफ है, कभी सेफ नहीं है, वो जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा आज के बाद बताना बंद कर दो, भाई ऐसा नहीं है।
बतानी चाहिए, बट मैं कह रहा हूँ दोनों ही बातें बता रहा हूँ। सही बोलता हूँ, सही है गलत है, लेकिन शेयर करना पड़ेगा वरना अंदर फूट जाएगा गुब्बारा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, एफएसएच एलएच कम होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। फीमेल में एलएच करता है, ओवुलेशन करवाता है। क्या करता है जी? तो क्या करवाता है? ओवुलेशन करवाता है। कॉर्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन रिस्पांसिबल होता है। ये दोनों बात लिख लो फटाक से, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पढ़ चुके हम। नहीं पढ़ा तो हम जो ओबीसी पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे पूरी एक क्लास में मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अभी यहाँ नहीं बताऊंगा कैसे कैसे करेंगे। कि ऐसा कोई काम मत कीजिए कि जिंदगी में निशानी पड़ जाए, जिंदगी में दिल पर निशानी पड़ जाए, और कोई ऐसी बात न कीजिए कि फिर लिख के मिटानी पड़ जाए। सही है? तो भाई पहले ऐसी कोई बात मत कीजिए जो लिख के मिटानी पड़ जाए। ये ऐसे ही आ गया मुझे याद, अंदर बोल दिया, आपको कह रही है, ये आपको बता रही है प्लीज ऐसा मत कीजिए। सही बोला ना? ये ऐसे करती है ना, पहले बोल दिया फिर बोलिए आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज माफ कर दो ना एक बार। ये ऐसा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आगे बढ़े, हो गया? तो आज का ज्ञान खत्म हुआ। बहुत, इतना ज्ञान बहुत है, तुम्हारा ओवर डोज हो जाएगा रे। मैं चाहता हूं तुम थोड़े मोटिवेट हो बराबर, वरना बोर हो जाओगे, पढ़ते पढ़ते टॉक्सिक हो जाएगी तुम्हें। इसलिए कुछ कुछ बातें करते रहना चाहिए। है क्या बोल रहा भाई? तुम लिखो लिखो, मैं वहां आके तेरा करता हूँ काम, काम पक्का ही कर देता हूँ। क्या है, क्या बोल रहे हो? अच्छा मैं सब चीज का एंटीडोट हूँ? केरोसिन का? किसने बोला? अच्छा आपने बोला? आप फेस से तो बहुत इनोसेंट हो। है? फिर क्या दिखता है नहीं? ये बोले दिखता दिखता ही है, इनोसेंट है नहीं। नहीं बहुत समझदार बंदा है, बहुत समझदार, अच्छा बंदा है। कोई बात, आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि मैं एंटीडोट हूँ। देखो 5 स्टार चॉकलेट भी मिल गई मुझे, इसका मतलब मैं एंटीडोट भी हूँ और चॉकलेट खाने वाला भी हूँ। अरे तुम मेरा स्ट्रेस गायब नहीं कर पाओगे कभी, क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि जिंदगी में स्ट्रेस होता है। सच में, अगर तुम मेरा स्ट्रेस गायब करो तो मेरा पेनक्रियाटाइटिस गायब कर दो तो मैं मानूं मेरे वही स्ट्रेस और कोई स्ट्रेस नहीं है। वो हो नहीं सकता, आप किसी से वो नहीं हो सकता, तो स्ट्रेस गायब नहीं हो सकता। हाँ नया पेनक्रियास नया प्लास्टिक का। आगे बढ़े। एलएच इन मेल, मेल में क्या करता है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट्स कॉल्ड आईसीएच। लेडिंग सेल के ऊपर काम करता है, उसको स्टिमुलेट करता है और टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन बढ़ाता है। तो टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन कहां से हो गया? लेडिंग सेल्स। आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ोगे ये बात। सीक्रेशन ऑफ एफएस एंड एलएच, ये वही बात है जो टीएसएच वाली है। सीक्रेशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच इज स्टिमुलेटेड बाय जीएनआरएच एंड इनहिबिशन बाय नेगेटिव फीडबैक। मैं जीएनआरएच को कभी-कभी एलएचआरएच भी बोल सकता हूं, एक ही बात है। तो लुटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करवाने को बताना मतलब क्या हुआ? एलएचआरएच, एक ही बात है। जो आपने जो भी लाइन लिखी है मैं 5 मिनट समझा ही दूंगा, चलो कोई बात नहीं, कि एफएसएच कैसे काम करता है, एलएच कैसे करता है, 5 मिनट लगेंगे, कोई बात नहीं। तो सारे हार्मोन खत्म हो गए, सिर्फ 2 हार्मोन बचे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले। तो हम वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे, अभी हम एंटीरियर पिट्यूटरी के डिसऑर्डर पढ़ेंगे। हार्मोन खत्म हो गए सारे, अब आएगा एमएसएन। अच्छा आप एक सवाल का जवाब दो मुझे, आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा पसंद क्या है? चॉकलेट गिर गई, किसने नजर लगी पता नहीं, इतनी बढ़िया चॉकलेट थी सच में, गिर गई। राहुल ने लगी आपको जिंदगी, राहुल आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है? राहुल बताना, बताओ, बैठ बैठ जवाब दे दो। ए चुप रहो, मैं आपकी पसंद पूछ रहा हूँ, कोई सब्जी नहीं पूछ रहा हूँ। अरे भाई ये तो फिलोसफी वाली बात, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए, जिसके साथ भी बोलो अच्छे से बोलो। एक बात आपको पता ही नहीं है, एक साइंस एक फिलोसफी का रूल है, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता, वो किसी एक का होता है वो सबका नहीं होता। इसलिए गलत हो गया तुम्हारा कि सबके साथ अच्छे से बात करो। क्यों भाई? मुझे पसंद पूछा, आपकी पसंद, मैं पूछूं आपको कौन सी सब्जी पसंद है? मार्केट में सारी सब्जियां अच्छी है, ये कोई आंसर हुआ? मैं पूछूं आपको लाइफ में कोई ऑब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट, कोई लिविंग, कोई नॉन लिविंग, कोई कुछ भी, सबसे ज्यादा पसंदीदा कौन है? पर्सन या चीज, कोई भी बता दे, बता दे, मैं किसी को नहीं कहूंगा, नहीं बताऊंगा। इसका मतलब ये तो बहुत गलत, सोचना पड़ जाए, इसका मतलब दिल में है ही नहीं, है ना? मैम आप बताओ। राहुल नहीं बता रहा, सिमरन बताएगी। बताओ, मैं बताओ, चुप रहो। नहीं नहीं बता सकते, मतलब ऐसा है तो बता नहीं सकते, बाद में बता दो, ठीक।
ये बोल रहे बाद में पर्सनल है, मैं आप बताओगे? नहीं बता सकते? ये बोल रहे बता नहीं सकती। आयुष, मम्मी, वेरी गुड। हाँ अब सुनो, अब मस्त आवाज आ रही है, वाह क्या बात। हाँ आप ही पी रहे हैं। इधर ध्यान दो, फिर पानी गले। डे 1 से लेकर डे 13 तक किसने काम किया? एफएसएच ने। डे 6 से 13 तक किसने काम किया? एस्ट्रोजन ने। एस्ट्रोजन पीक पे कब होगा? 13 की शाम को। 13 की। अब जो एस्ट्रोजन सब पीक का मतलब सबसे बड़ा हो गया। इंसान जब सबसे बड़ा हो गया तो सबसे पहले अपने बाप को धक्का मारता है। यहाँ पर आज के नहीं, नालायक होता है वो। किसको धक्का मारेगा? एफएसएच को, कि तू हो जा कम। तो यहाँ से एफएसएच कम, और किसको बोलेगा तू आ जा? एलएच को। एस्ट्रोजन एफएसएच को स्टिमुलेट सप्रेस करता है, और एलएच को स्टिमुलेट करता है, और एलएच को बोलता है तू जा वही के ऊपर। कहां जा? और क्या करवा दे कि जो काम मेरे पापा ने 7 8 14 दिन में जो काम कर रखा है उसको तू सिर्फ डन कर दे। मेहनत कर रखी है, मतलब फॉलिकुलोजेनेसिस करवाया किसने? एफएसएच ने। एलएच का काम है ओनली उसमें से एक मैच्योर देख के एक मैच्योर ओम को रिलीज करवाना है। मैच्योर करवाया किसने? एफएसएच ने। रिलीज कौन करवा रहा है? एलएच। तो ये क्या करता है? एलएच आएगा ओवरी के ऊपर, डे 14 को एक ओम रिलीज करवा देगा। ओम रिलीज हो गया। अब एस्ट्रोजन का काम भी धीरे धीरे फिनिश हो गया। अब जो ओम रिलीज हो जाता है फिर धीरे धीरे बनता है कॉर्पस लूटियम। क्या बनता है? अब कॉर्पस लूटियम ओवरी में बनता है, और यहां से सीक्रेट होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो याद रखो, 4 बातें याद रखनी है कि पहले 2 फेज में एफएसएच और एस्ट्रोजन होते हैं। 14 डे पे कौन सा हार्मोन आता है? एलएच। 14 से लेकर नेक्स्ट 28 तक कौन सा हार्मोन पीक पे रहता है? प्रोजेस्टेरॉन। क्यों? क्योंकि ये एबॉर्शन से बचाता है, ये इंप्लांटेशन में हेल्प करता है, इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी कीपिंग हार्मोन बोलते हैं। ये एबॉर्शन नहीं होने देता, ये इंप्लांटेशन में हेल्प करता है। डे 21 पे पीक पे रहता है। कब रहता है? अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो डे 21 पे। तो क्या समझे टोटल कितने हार्मोन मेंस्ट्रुएशन साइकिल में रोल क्रिएट करते हैं? 5। जीएनआरएच, एलएचएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रिंसिपल सेल से, मास्टर सेल से, स्टूडेंट सेल से। समझ में आया आपको? तो एफएसएच कब सीक्रेट होगा? डे 1 से डे 13। एस्ट्रोजन डे 6 से डे 13, एलएच डे 14, प्रोजेस्टेरॉन आफ्टर डे 14, डे 21 पे पीक पे रहता है। मैकेनिज्म समझ में आ गया? ये फीमेल में काम हो गया। मेल में भी एफएसएच और एलएच थोड़ा काम करता है। एफएसएच स्टिमुलेट करता है कि तुम लोग क्या बनाओ? स्पर्म बनाओ, और आगे जाके एलएच क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है। एफएसएच को स्पर्म बनाने को मोटिवेट करता है, और एलएच टेस्टोस्टेरोन लेडीज को स्टिमुलेट करता है कि तुम टेस्टोस्टेरोन बनाओ। क्या समझ में आ गया? 8 क्वेश्चन आगे, 8 क्वेश्चन पूरे समझ में आ गए? ओके डन। अब लास्ट हार्मोन एमएसएच, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहां से सीक्रेट होता है? ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। किसके ऊपर एक्ट करता है? स्किन के ऊपर। स्किन में एक सेल होती है उसको क्या बोलते हैं? मेलेनोसाइट। क्या बोलते हैं? वहां से कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलेनिन। मेलेनिन का मतलब स्किन का कलर। कौन सा कलर? स्किन का कलर। जितना हमारी बॉडी में मेलेनिन ज्यादा होगा स्किन का कलर डार्क होगा। स्किन का कलर जितना मेलेनिन कम होगा स्किन का कलर कम डार्क होगा, एकदम फेयर होगा। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर, आइरिस कलर एंड हेयर कलर। मेलेनिन ज्यादा, फेयरनेस कम। फेयरनेस कम, मेलेनिन ज्यादा।
ये सारे हार्मोन खत्म हो जाएंगे, फिर हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे। पहले एंटीरियर पिट्यूटरी का पढ़ेंगे, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन पढ़ के उसके डिसऑर्डर पढ़ेंगे। अब किसी किसी की बॉडी में क्या होता है, पूरी बॉडी से परमानेंटली मेलानिन गायब रहता है, कंजेनाइटल पूरा, किसी में पार्शियल डेफिशिएंसी रहती है। आपने कुछ लोग देखेंगे, कुछ तो एकदम व्हाइट दूध जैसे होते हैं, कोई के बीच बीच में व्हाइट व्हाइट होता है, कहीं कहीं पे ब्लैक होते हैं, ये तो देखे होंगे आपने पर्सन। तो किसी में कंप्लीट डेफिशिएंसी होती है, किसी में पार्शियल डेफिशिएंसी होती है, उसका अलग अलग नाम है, एक को विटिलिगो बोलते हैं, एक को एल्बिनिज्म बोलते हैं। लिख लिया, लिख लिया क्या, बोलो। ऊपर वाला है विटिलिगो, ये नीचे वाला एल्बिनिज्म। फोटो की एक खास बात होती है, क्या खास बात होती है फोटो की, फोटो की एक खास बात होती है कि आप किधर भी चले जाओ वो आपके सामने देखता है फोटो। ये स्पेशल फीचर्स ऑफ द पिक। देखो मैं इधर खड़ा हूं तो भी मुझे लगता है कि ये मैं मेरे सामने देख रही, मैं उधर चला जाऊंगा तो भी लगता है उधर देख रही। ये फोटो का सबसे केमिकल फीचर, सही है गलत है? ये छोटे वाला बच्चा मेरे सामने देख रहा है, ऐसे कर रहा है, अब मैं उधर चला जाऊंगा तो भी मुझे लगेगा। पूरा मुंह घूम गया इसका, सही में। तो ए मतलब कंप्लीटली एब्सेंस, विटिलिगो मतलब पार्शियल डेफिशिएंसी। अभी इवनिंग वाली क्लास में 5 से 7 क्या पढ़ रहे हो, नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हो, नर्वस है, कौन सा डिजीज हो गया, हो गया क्या, ये क्या है, नहीं क्यों नहीं लगाते टाइम, बातें करने का तुम्हारे पास टाइम है, लिखने का टाइम नहीं है। अब उसका कलर ब्लैक है, व्हाइट पेजेज है, जहां जहां मेलानिन डेफिशिएंसी है व्हाइट पेजेज है। हाँ ज्यादा लग रहा है आपको ना। अब आता है पाइबेरिडिज्म, जन्मजात किसी की बॉडी में कंजेनाइटली मेलानिन कमी रहती है, उसको बोलते हैं ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। कैसे देख रहा है ये भी देखो, इसको बोलते हैं, फोटो पे मत जाओ, वर्ड पे जाओ। पाइबेरिडिज्म का मतलब क्या होता है, कंजेनाइटल डेफिशिएंसी ऑफ द मेलानिन इज कॉल्ड पाइबेरिडिज्म। तुम फोटो देखोगे नहीं आएगा पेपर, फोटो फोटो आएगा नहीं, फिर क्या करोगे। आगे बढ़ सकता हूं, लिख लिया। किसी किसी में होती है ना, कभी कभी कंप्लीट भी हो सकती है, ये तो डिसऑर्डर है ना। अब कहीं कंप्लीट होती है तो मेलबोनिज्म नाम दे देते हैं, कहीं कहीं मेलानोसाइट का अफेक्ट हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो जेनेटिक ट्रेट क्या है उसके अकॉर्डिंग होती है। अब हर किसी में कंप्लीट हो सकती है, कई बार नहीं होती। ये हो गया आपके हार्मोन फिनिश। अब सारा एनाटॉमिकल पार्ट लगभग फिनिश हो चुका, पूरा कुछ बचा ही नहीं है। अब डिसऑर्डर शुरू होंगे। अब देखो एक बात सुनो, अपने सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन पढ़े, तो हम इसके डिसऑर्डर पढ़ेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी या तो इसके हार्मोन हो सकते हैं कम, और या हो सकते हैं कम हो सकते हैं, उसको क्या बोल देंगे, हाइपोपिट्यूटिज्म, क्या बोल सकते हैं। और ज्यादा हो सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, हाइपरपिट्यूटिज्म। अब सुनो, डेफिनेशन पढ़ाने की जरूरत नहीं है, पढ़ाऊंगा बट कह रहा हूं, हाइपोपिट्यूटिज्म का मतलब ऐसा कोई भी कारण जिसमें पिट्यूटरी के हार्मोन कम हो जाए उसको हाइपोपिट्यूटिज्म, ज्यादा हो जाए हाइपर। अब आता है कॉज। देखो कॉज अपन पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, क्या पढ़ रहे हैं। जब कहीं पर स्पेशल कॉज आएगा मैं टाइम लेके बहुत अच्छे से आधा घंटा तक बताऊंगा। इसमें कॉज 3 है, या तो कोई हाइपोथैलेमस से रिलेटेड, या कोई पिट्यूटरी से रिलेटेड, तीसरा कोई अदर में। अब सुनो, हाइपोथैलेमस से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है बताओ, इंजरी, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ट्यूमर, ये पढ़ना थोड़ी है। हाइपोथैलेमस में कोई इंजरी हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई ट्यूमर हो जाए। पिट्यूटरी में भी सेम, इन्फेक्शन, इंजरी, ट्रॉमा, ट्यूमर, या कोई ट्रॉमा हो जाए, या ट्यूमर हो जाए, इंजरी हो जाए, या इन्फेक्शन हो जाए। क्लियर। इसमें दो, ये तो याद नहीं रखना, चारों बातें तो आगे बंद करके लिखनी, इंजरी, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ट्यूमर, सेम के सेम यहां पे लिखना है। कॉज अभी लिखना नहीं, सुनना है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से रिलेटेड कॉज, इंजरी, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ट्यूमर। पिट्यूटरी, इंजरी, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, कोई चेंज नहीं है, सेम है कि भाई इंजरी हुई तो दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कहां पर इंजरी हुई है। अब एक दो साइन थोड़ा चेंजेज है, यहां ना इधर। मैंने क्या बोला, कौन से ग्लैंड, कौन सी वो बोन के फोसा में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, स्पेनोइड बोन के सेला टर्सिका में, सही है, कोई डाउट नहीं है। अब सुनना, अगर बाई चांस एंटीरियर पिट्यूटरी जहां से बनी थी, कहां से बनी थी, रैत के पाउच, कहां से बनी थी, अगर कोई रैत के पाउच का ही कोई बाई चांस ट्यूमर हो जाए बाई चांस द ट्यूमर, या कोई रैत के पाउच का भी कोई प्रॉब्लम हो जाए बनते टाइम, तो पिट्यूटरी कंप्रेस हो सकती है। या हमने एंटीरियर पिट्यूटरी में 2 टाइप की सेल पढ़ी थी, कौन कौन सी, एक क्रोमोफोब और एक क्रोमोफिल। नॉन सीक्रेटरी कौन सी थी, तो अगर सुन लेना, अगर क्रोमोफोब सेल का ट्यूमर हो जाए, किसका, तो अगर क्रोमोफोब सेल का ट्यूमर होगा, क्रोमोफोब सीक्रेटरी होती है नॉन सीक्रेटरी, तो उसका ट्यूमर होगा
तो किसको कंप्रेस करेगी? क्रोमोफिल को। तो सीक्रेशन क्या हो जाएंगे? तो जब भी क्रोमोफोब सेल का ट्यूमर होगा हाइपोपिट्यूटरिज्म होगा, जब भी क्रोमोफिल सेल का ट्यूमर होगा हाइपरपिट्यूटरिज्म होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ट्यूमर किसका? क्रोमोफोब का या क्रोमोफिल का? तो जहां पर ट्यूमर होगा उसको हम लिख देंगे क्रोमोफोब सेल का ट्यूमर। एक बात और, ऐसा कोई भी ट्यूमर हो जिसमें जैसे इस फोसा में ये ग्लैंड है, ऐसा ट्यूमर हो जाए जिसकी वजह से ये ग्लैंड बाहर आ जाए, जिसको बोलते हैं एम्प्टी सेला सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? ऐसा कोई ट्यूमर हो जिसमें ये ग्लैंड फोसा से बाहर आ जाए, इसका मतलब कंप्रेस हो जाएगी। कई बार रैत के पाउच का ट्यूमर हो जाए या सेला को धक्का लगे ट्यूमर की वजह से, तो उसको बोलते हैं एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली, सेला मतलब वो जगह, सिंड्रोम का ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। एम्प्टी सेला सिंड्रोम होगा तो भी क्या होगा? हाइपोपिट्यूटरिज्म। क्या होगा? हाइपोपिट्यूट। एम्प्टी सेला सिंड्रोम किसमें होता है? एक डिसऑर्डर है। मैंने बोला एंटीरियर पिट्यूटरी किससे बनी? रैत के पाउच से। किससे बनी? इसका मतलब रैत के पाउच किसका पार्ट है? फेरिंग्स का। किसका है? अब सुनना, ये मैं लिख देता हूं फेरिंग्स। एंटीरियर पिट्यूटरी किसका पार्ट है? ब्रेन का। ब्रेन का होता है क्रेनियम कैविटी में। तो क्रेनियो फेरिंजियोमा। जब भी कभी रैत के पाउच का ट्यूमर हो जाए उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियोफ्रेंजियोमा। क्या बोलते हैं? तो अगर क्रेनियोफ्रेंजियोमा होगा तो हाइपोपिट्यूटरिज्म होगा। दो ही चीजें याद रखनी और कुछ नहीं। क्रेनियोफ्रेंजियोमा होगा तो हाइपोपिट्यूटरिज्म होगा, और दूसरा क्रोमोफोब सेल का ट्यूमर होगा तो हाइपोपिट्यूटरिज्म होगा। क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना? क्रेनियोफ्रेंजियोमा होगा तो क्या होगा? हाइपोपिट्यूटरिज्म। क्रोमोफोब सेल का ट्यूमर होगा तो हाइपोपिट्यूटरिज्म। दो चीजें क्लियर होगी। बाकी इन्फेक्शन, इंजरी, ट्रॉमा, ट्यूमर कॉमन है, याद नहीं करना। अब एक बात और सुना रहा हूं, आप में से किसी ने सिहान सिंड्रोम और सिमंड डिजीज के बारे में सुना है? किसी ने सुना है कि नहीं सुना है? ये कॉज भी है और सिम्टम भी है। हाइपोपिट्यूटरिज्म कॉज भी मान सकते हैं, सिम्टम्स भी मान सकते हैं। ये कॉज भी है, इसकी वजह से हो जाता है, और ये देखने को सीखे सिमंड डिजीज। दोनों एक ही है, अलग अलग है। कोई एक्सप्लेन करेगा इसको? किसमें? सियांस में क्या होता है समझाने में? क्या वर्क नहीं? सीमेंट्स में कुछ डिफरेंस है, खास डिफरेंस है, स्पेशल डिफरेंस है। एंड दोनों का सेम है, प्रोलैक्टिन नहीं बनेगा। मतलब कोई भी एंटीपिट्यूटिक हार्मोन नहीं बनेगा। मोस्टली ये प्रोलैक्टिन से कोरिलेट करते हैं इसको, जिसको बोलते हैं लैक्टेशन फेलियर। सियान और सिमन में लैक्टेशन फेलियर होता है, ये प्रूव है। लेकिन कब? कंडीशन है। सियान किसमें होगा, सिमन किसमें होगा? किसी को याद आ रहा? मैम नहीं आ रहा? किसी को? एनीबॉडी? किसी को नहीं आ रहा? मैम आ रहा याद? नहीं आ रहा। सबसे पीछे सर नहीं आ रहा? किसी को भी नहीं आ रहा? 3334 नहीं आ रहा? सुनो, एक फीमेल है, उसने अभी एक बच्चे को जन्म दिया। सुनना, अब बताया नहीं, आप बोल रहे हैं सब। एक फीमेल जिसने बच्चे को जन्म दिया, उसको पीपीएच हो गया। क्या हो गया? पीपीएच की डेफिनेशन क्या होती है? पोस्टपार्टम हेमरेज, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाना। क्या कहलाता है? पीपीएच। नॉर्मल वजन डिलीवरी 500 से ज्यादा, सिजेरियन में 1000 से ज्यादा, सिजेरियन हिस्टेक्टोमी में 1500 से ज्यादा। ठीक है, कुल मिलाकर पीपीएच हो गया। बस इतना ही जाओ इसमें। पीपीएच हो गया, इसका मतलब ब्लड लॉस हो गया। तो ब्लड लॉस हो गया तो कार्डियक आउटपुट बेटा कम हुआ। तो कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई बड़ी कम हुई। तो ब्रेन को इतनी ब्लड सप्लाई कम हुई कि पिट्यूटरी का इन्फेक्शन हो गया। जैसे एमआई होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो पीपीएच की वजह से पिट्यूटरी का इन्फेक्शन हो जाना सिहान सिंड्रोम कहलाता है। किसकी वजह से? द ओनली कॉज पीपीएच, अदर देन पीपीएच इज सिमंड्स। मैं क्या बोलूं? पीपीएच की वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंची काफी टाइम तक, तो ब्रेन की सेल एंटीरियर पिट्यूटरी की सेल डेथ हो गई। सेल डेथ होना क्या कहलाता है? इन्फार्क्शन। इन्फेक्शन नहीं, इन्फेक्शन और इन्फार्क्शन अलग अलग होता है। जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, फार्क्शन का मतलब है डेथ ऑफ द सेल। लिविंग पर्सन में सेल का डेथ हो जाना नेक्रोसिस कहलाता है। ये क्या होता है? नेक्रोसिस की डेफिनेशन क्या है? लिविंग टिश्यू में सेल का डेथ हो जाना। तो वही हुआ। क्या हुआ? कि पीपीएच हुआ, ब्लड फ्लो कम हुआ, तो पिट्यूटरी की सेल की क्या हो गई? डेथ हो गई। उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया। लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, सिर्फ सुनना। तो बताओ, पिट्यूटरी की सेल की डेथ हो गई, पिट्यूटरी की सेल ही तो हार्मोन बनाती है। तो क्या हार्मोन बनेगा? तो क्या प्रोलैक्टिन बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या मां दूध पिला पाएगी? प्रोलैक्टिन नहीं होगा तो ब्रेस्ट मिल्क कहां से आएगा? तो उसको बोलते हैं लैक्टेशन फेलियर। अगर पिट्यूटरी का इन्फेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा? क्या ये बात समझ में आई सबको? सिर्फ कॉज पीपीएच है तो सिहान सिंड्रोम है। व्हाट इज सिमन डिजीज? सेम रीजन, बाकी ऑल सेम। डिक्रीज ब्लड फ्लो, सेल डेथ, इन्फेक्शंस, बाकी कुछ भी लिख देना नीचे। हार्मोन कम हो गए, कुछ भी हो गया, लेकिन रीजन अदर देन पीपीएच। इंजरी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, बचत लगे, गिर गए बाइक से। इसका मतलब ये मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। ये ओनली अरे इतना तो बताओ, पोस्टमार्टम हेमरेज किसमें होता है? तो वो बोल क्यों नहीं रहे हो? सियान सिंड्रोम सिर्फ फीमेल में हो सकता है। सिमन डिजीज फीमेल में भी हो सकता है। फीमेल में कैसे? एग्जांपल, अभी एक फीमेल नॉर्मल बैठी हुई है, उसको अचानक से ब्लीडिंग हो गई, कहीं से एक्सीडेंट हो गया, उसका ब्लड लॉस हो गया और उसको पिट्यूटरी का इन्फेक्शन हो गया। क्या वो पीपीएच है? लेकिन उसको बाई चांस दूध पिलाने वाली मां है, माना कि 5 महीने का बच्चा है उसका, तो उसको लैक्टेशन फेलियर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर पिट्यूटरी चली गई तो, या कोई कारण से बहुत हार्मोन कम हो गई, तो कुल मिला के एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन कम हो जाना अदर देन पीपीएच इज कॉल्ड सिमन डिजीज एंड ड्यू टू पीपीएच इज कॉल्ड सिहान सिंड्रोम। तो क्या ये हाइपोपिट्यूटरिज्म के कॉज नहीं है? दोनों है या नहीं है? क्या आपको समझ में आ गई मैकेनिज्म? तो हाइपोपिट्यूटरिज्म में 4 चीजें बिल्कुल याद नहीं रखनी: इंजरी, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ट्यूमर। 2 चीजें क्या याद रखनी? क्रोमोफोब सेल का ट्यूमर और क्रेनियोफ्रेंजियोमा। और क्या याद रखना? सिहान सिंड्रोम, सिमन डिजीज। क्लियर हो गया? अब एक एंडोक्राइन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट रूल बता दूं, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉमन रूल है। देखो, एक एमएसएन का एक बहुत मस्त मैकेनिज्म ये है। एमएसएन जब भी आप पढ़ो, ये कभी मत सोचना कि एक की डेफिनेशन इंपोर्टेंट है तो सारी दुनिया में एमएसएन की जितनी डिजीज है सबकी डेफिनेशन इंपोर्टेंट है। नहीं, किसी की डेफिनेशन इंपोर्टेंट है तो किसी का कॉज इंपोर्टेंट है, किसी का साइन सिम्टम इंपोर्टेंट है तो किसी का कॉम्प्लिकेशन इंपोर्टेंट है, तो किसी का मैनेजमेंट है तो किसी में ड्रग इंपोर्टेंट है, किसी की सर्जरी इंपोर्टेंट है तो किसी में नर्सिंग रोल इंपोर्टेंट है। तो जहां पर कोई डायग्नोसिस बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होगा मैं रुक के बताऊंगा, वरना कॉमन ये याद रखना है, कोई भी डिसऑर्डर एंडोक्राइन में जो हाइपो है उसमें स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं। कौन सा? भाई हाइपो होता है तो क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं, और हाइपो होता है उसमें सप्रेशन टेस्ट करते हैं।
ये कॉमन माइंड में सेव कर लेना है। हाइपो होता है उसमें कौन सा टेस्ट करते हैं, और हाइपर होता है उसमें सप्रेशन टेस्ट करता है। ये कॉमन मैकेनिज्म है और हर एक डिजीज का एक टेस्ट होगा, कोई मैं वो बता दूंगा आपको, बाकी नहीं हो तो ये याद रखना बेसिक। स्टिमुलेशन किसमें, हाइपो में, तो हाइपोपिट्यूटिज्म में स्टिमुलेशन टेस्ट या सप्रेशन। स्टिमुलेशन का मीनिंग क्या है सुन लो, हाइपोपिट्यूटिज्म में हम ग्रोथ हार्मोन देंगे, ग्रोथ हार्मोन एक तरीके से स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ को, तो हो गया स्टिमुलेशन टेस्ट। और हाइपोपिट्यूटिज्म हम क्या देंगे, GHRIH जो सोमेटोस्टेटिन था, याद है, ऑक्ट्रोइटाइड, जो ग्रोथ को क्या करेगा, सप्रेस करेगा। सिंपल मैकेनिज्म समझ में आया। हाइपो में स्टिमुलेशन, और क्या क्या जांच करेंगे, और सुनो, और डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे। डायग्नोसिस का सिंपल फंडा है, जो भी डायग्नोसिस जिसे होता हो कंफर्म, सीटी, एमआरआई, एक्सरे, सब लिख देना, याद नहीं आया तो इसलिए एग्जाम में आएगा नहीं। देखो क्यों, मैंने क्या लिखा, कॉज क्या है, इंजरी, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ट्यूमर, कुछ भी हो सकता है, तो सबको पता करने का अलग तरीका है। तो सीबीसी भी करनी पड़ सकती है, इलेक्ट्रोलाइट भी करना पड़ सकता है, सीटी भी करनी पड़ सकती है, एमआरआई भी करनी पड़ सकती है, एक्सरे भी। जब स्पेशल है ही नहीं तो एग्जाम में आएगा नहीं, क्योंकि कॉज हजार है तो डायग्नोसिस भी हजार है, तो इंपॉर्टेंट होगा कि इसका स्पेशल है। जैसे जब मैं डायबिटीज इंसिपिडेंस पढ़ाऊंगा आपको एक बात बोलूंगा कि इसके बहुत सारे टेस्ट है, सीटी भी है, एमआरआई भी है, ब्लड है, यूरिन है, सब है, लेकिन आपको याद रखना है वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट। तो आपको उस समय याद रखना पड़ेगा कौन सा टेस्ट, वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट, क्योंकि वो कुछ स्पेशल है उसमें, बाकी टेस्ट सारे करवाने हैं, लेकिन याद कौन सा रखना वो एक ही। तो एग्जाम में जब हम पढ़ाई करें तो हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि हमें कौन सा याद रखना है। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसका कुछ कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट होता है डिजीज का। तो हम पढ़ना शुरू करें हाइपोपिट्यूटिज्म, कुछ है ही नहीं, पढ़ते खत्म हो जाएगा हाइपोपिट्यूटिज्म। हाइपोपिट्यूटिज्म यही है, पिट्यूटरी कहते हैं, भाई समझना लिखना नहीं है, या तो इन्फेक्शन हो गया, ब्लड लॉस की वजह से ब्रेस्ट नो मेंसेस, हाइपोगोनाडिज्म, प्रीमेच्योर एजिंग, प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो गया, बच्चा होएगा बेवकूफ, तुम्हारे पास नहीं था प्रोलैक्टिन, क्यों मुझे जन्म दिया, व्हाई डिड सी गिव बर्थ टू मी इफ सी हैड नो इंटेंशन टू ब्रेस्ट फीड मी। बच्चा तो समझता नहीं है भाई, साइकोसेक्सुअल थ्योरी क्या कहती है, सिगमंड फ्रॉइड की, कि बच्चे को पहले 18 महीने तक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। बच्चे को आप रेस्ट नहीं दे सकते, मैं काम में बिजी थी इसलिए दूध नहीं पिला पाई, वो को चाहिए तो चाहिए, उसको ये नहीं पता इसको हाइपोपिट्यूटिज्म है मम्मी को, वो तो बोलेगा ए दूध नहीं पिलाना तो जन्म क्यों दिया है। समझ आ रही बात, ये थोड़ा मैकेनिज्म है। कॉज क्या हो सकता है, पहले डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो। अगर पूछ ले मेनली कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। भाई सबसे प्रचुर कौन सा होता है, सेकंड नंबर पे प्रोलैक्टिन। सारे कम हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा इंफेक्शन है, कितना ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा आपको ये पता है, जब हमारी डब्ल्यूबीसी कम होती है तो हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट कम होती है तो बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, आरबीसी कम होती है तो बोलते हैं एनीमिया, तीनों कम हो जाती है क्या बोलते हैं। तो हाइपोपिट्यूटिज्म का मतलब है कोई हार्मोन कम हो जाना एंटीरियर पिट्यूटरी का। तो फेल हाइपोपिट्यूटिज्म क्या होता है, क्या होता है, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ ऑल एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। क्या मैं सही बोल रहा हूं, डिक्रीज इन ऑल एंटीरियर पिट्यूटरी। पेन का मतलब क्या है, जो भी एंटीरियर पिट्यूटरी का बनता है वो एक भी नहीं बन रहा, तो हम उसको बोल देंगे पेन हाइपोपिट्यूटिज्म। सही बोला है, मैं जहां गलती करूं तो मेरे को बता देना, देखो इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां हो जाती है। लिखो लिखो, ये क्या लिखा है, ये क्या, नहीं मतलब इधर से इधर चल रहे हो क्या, इधर से स्टार्ट किया नोट्स, या आज कहां से स्टार्ट किया नोट्स, अभी स्टार्ट किया 1.5 घंटे पहले, याद ही नहीं है। आज कहां से स्टार्ट किया था बताना, आज पहला टॉपिक कौन सा था आज जो स्टार्ट किया है, कहां है कंसंट्रेशन, कहां से किया आज स्टार्ट, वाह बहुत बढ़िया। चलती क्लास में याद नहीं है तो एग्जाम के टाइम तो देख के नहीं बता सकते, आज का पहला वर्ड आपने कहां लिखा था वो बता दो। चलो इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। कैसे चलेगा, जब अभी आपने लिखा था आप देख के नहीं बता सकते कि आज कहां से स्टार्ट किया। चलो बताओ बताओ देखें, और आप इधर चल रहे हो, ये क्या क्या रीजन है इसका, तो बीच में से स्टार्ट करके भी उधर चल लेते हैं, याद समझ में आ जाएगा। हाथों हाथ वाला तो आता नहीं है, भगवान सही है। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, कॉज। अब देखो कॉज में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, जो मैंने बताया उतना ही, इंजरी, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ट्यूमर, देखना हाँ मिटा कौन। हाइपोथैलेमस में क्या क्या है, ट्यूमर, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, बस ट्रॉमा इंजरी एक ही होता है, इसलिए नीचे आ गया स्ट्रोक। स्ट्रोक में भी हो सकता है कि हाइपोपिट्यूटरी हो सकता है, एग्जांपल अचानक से बाय चांस सीवी हो गया तो ब्लड सप्लाई रुक गई, तो पिट्यूटरी के हार्मोन सीक्रेशन कम हो सकता है कि नहीं। स्ट्रोक का मतलब सीवीए, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, तो ये भी पिट्यूटरी में सेम, ये रखने वाला नहीं है। आप हाइपोथैलेमस देखो, पिट्यूटरी में लिखवा रहा हूं, एक मिनट अरेंज करके लिखवाना पड़ेगा। पिट्यूटरी कॉज में लिख दो क्रोमोफोर सेल का ट्यूमर, उसके नीचे लिख देना इन्फेक्शन, फिर लिख देना ट्रॉमा, फिर आप जब लिखो ना क्रेनियोफ्रेंजियोमा, क्रेनियोफ्रेंजियोमा का मतलब ये होता है, उसके आगे लिखना ये रेमिनेंट, NENT, रेमिनेंट ऑफ ब्रेथ के पाउच, और ये लाइन है इसके आगे लिखना। क्रेनियोफ्रेंजियोमा का मीनिंग होता है द ट्यूमर ऑफ रेमिनेंट ऑफ ब्रेथ के पाउच, और ऐसा कोई ट्यूमर जिसमें सेला खाली हो जाए तो उसको बोलते हैं एम्प्टी सेला सिंड्रोम। ये पिट्यूटरी की वजह से हो गया। देखो क्रेनियो मतलब ब्रेन, फेरेंजियो मतलब फेरिंग्स, ओमा मतलब ट्यूमर, नेजोफेरिंक्स के रेत के पाउच के रेमिनेंट का ट्यूमर, जो बचा हुआ पार्ट था उसका ट्यूमर हो गया।
सर वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस आ रही है, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, किसी और को सुनने लगे तुम। अब कहीं और ध्यान होगा, सब किसी और को सुनने लगे, गाने चलने लगे होंगे, मेरी आवाज कहां से आएगी? ऑनलाइन वालों की भी बड़ी प्रॉब्लम है, 1 मिनट ही सहन नहीं होता। सर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। रुक जा भाई, 2 मिनट नहीं है तो ऑडिबल। और लड़कों का एक सीधा फंडा है, सर आवाज नहीं आ रही है। लड़कियां हिंदी में नहीं बोलेगी आवाज नहीं आ रही है, एक्सक्यूज मी सर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। बाप जी हिंदी बोल दो, हमें वही आती है, हम पढ़ने के लिए हमें ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा। इतनी इंग्लिश आती नहीं तो क्या करें? है? मैं सर को बोला सर 2-4 है ना मैडम टीचर रख लो यहां। मैं सर को बोला, मैंने कहा मैडम टीचर रख लो, रख ले, फीस बढ़ेगी, लड़कों की फीस होगी 47,000। इतनी हालत खराब है तुम्हारी, तुम्हारी लाइफ में इतना अकाल पड़ा हुआ है, देख ले। बहुत अच्छा बोल रहे हो तुम। जब आपकी और मेरी सिस्टर कहीं से बीएससी नर्सिंग करेगी और अच्छी टीचर बन जाएगी और किसी और कोचिंग में कोई टीचर खड़ा होकर बोलेगा कि फिर टीचर रख लेते हैं, फिर उस कोचिंग वाले बोलेंगे सर हाँ रख लो सर ओबीसी पढ़ेंगे, फिर आप कहीं और जगह जॉब कर रहे होंगे, फिर कुछ और स्टूडेंट बोलेंगे, फिर आपको कैसा लगेगा? कल के दिन आप वो बात सुनो, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? जब आप बोल रहे हो तो फिर आपके बारे में जब पढ़ रहे होंगे, या मेरी सिस्टर या आपकी सिस्टर अगर अच्छी इंटेलिजेंट होगी माना की, फिर वो बोलेंगे, कोई टीचर बोलेगा दूसरी कोचिंग वाला कि एक फीमेल टीचर रखेंगे, फिर वो लड़के बोलेंगे सर हाँ ओबीसी पढ़ेंगे, सर रख लो ओबीसी पढ़ेंगे। फिर कैसा लगेगा? सोचो, 1 मिनट सोचो, आप बैठ के 5 मिनट सोचो, आप फिर आप आंसर देना। कैसे लोग, सिमन डिजीज क्या हो जाता है? पिट्यूटरी इन्फेक्शन। बस इतना ध्यान रखना, पिट्यूटरी का इन्फेक्शन। सियान सिंड्रोम पोस्टपार्टम हेमरेज की वजह से वुमेन जिसको लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड लॉस हो जाता है चाइल्ड बर्थ के दौरान या पोस्टपार्टम पीरियड में, ऑक्सीजन ब्रेन को मिल नहीं पाता है, इसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, उसकी वजह से सियान सिंड्रोम हो जाता है। तो सियान और सिमन्स में एक ही सिमिलरिटी है, दोनों में लैक्टेशन फेलियर होगा, दोनों में ही लैक्टेशन फेलियर होगा, लेकिन एक में पीपीएच की वजह से होगा, एक में ब्लीडिंग होगी, लेकिन कॉज पीपीएच नहीं है। और कोई रीजन है हो सकता है सिमन्स, सिमन्स मेल में क्यों हो सकता है? सुनो, सिर्फ लैक्टेशन की बात नहीं है, ग्रोथ हार्मोन कम हो सकता है ना। जैसे मेल पर्सन है, रोड से जा रहा है, अचानक से एक्सीडेंट हुआ, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई, पिट्यूटरी को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंची, तो पिट्यूटरी का हार्मोन नहीं बने, तो ग्रोथ हार्मोन कम हो गया, तो हाइपोपिट्यूटिज्म नहीं हो सकता उसको? पिट्यूटरी का इन्फेक्शन हो गया, तो सिर्फ प्रोलैक्टिन को क्यों सोच रहे हो? एंटीरियर पिट्यूटरी में और भी तो हार्मोन बनते हैं, तो और भी तो सियान का रिलेशन थोड़ा ज्यादा है इससे, क्योंकि पीपीएच का रिलेशन फिलहाल पीपीएच में सारे हार्मोन चाहिए, हालांकि फीमेल को भी सारे चाहिए, ग्रोथ हार्मोन चाहिए, लेकिन पोस्टपार्टम पीरियड में फिलहाल प्रोलैक्टिन की ज्यादा नीड है, फिलहाल प्रेजेंट टाइम में, इसलिए वो नाम पड़ गया कि लैक्टेशन फेलियर। बाकी प्रॉब्लम तो बाकी भी होगी ना, लेकिन बाकी नोटिस में नहीं आएगी बहुत जल्दी। इसीलिए हमेशा लाइफ में मैं आपको एक बात बोलूंगा, आप सब मेरे छोटे भाई हो इसलिए कह रहा हूं, आपको जो चीज अपने लिए पसंद नहीं हो ना, प्लीज सुनना, जो चीज हमें अपने लिए पसंद नहीं हो वो दूसरे के लिए मत बोलना, आपको जिंदगी में कभी दुख नहीं होगा। जो चीज हमें अपने लिए पसंद नहीं हो वो दूसरों के लिए यूज नहीं करना, बस इतना ही करना, और किसी को खुश करने की कोशिश मत करना चाहे, बस ये सोचना कि ये चीज इसको कैसे लगेगी, तो आपको कभी लाइफ में दुख नहीं होगा, आप ऐसा कभी करोगे नहीं तो सामने वाला आपको कभी हर्ट नहीं करेगा। इतना सही तो करना है, कुछ भी अपनी खुशी के लिए कुछ भी बोल देते हैं, ये नहीं सोचते कि क्या ये इसका इफेक्ट क्या आएगा। सर ये पढ़ेंगे, मैंने बहुत अच्छी ओबीसी दी, तुमने कौन सी याद कर ली है? मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई है, मैं गारंटी, आप कहीं भी कंपैरिजन कर लेना, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, फिर वो पढ़ेंगे तो आप अच्छी पढ़ लोगे। वेरी गुड। कभी लड़कियां तो ऐसा नहीं बोलती हाँ सर मेल टीचर ले आओ, उनको क्या फर्क नहीं पड़ता, ये अपने इमोशन को अंदर रखना जानती है। हाँ होती नहीं है ना, ये बात ही नहीं है ना, बात ही नहीं, बात है वो अल्लाह करना। और मैंने एक दिन आपको खुद बताया था रे बेवकूफों, मैंने कहा कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड होगी या आपकी सिस्टर होगी, कोई भी होगी, उनसे पूछना कि जब आप क्लास में पढ़ते हो और लड़के हर बात के ऊपर वो करते हैं और ऐसे कुछ टाइम में ऐसी ऐसी बातों पे बोलना करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? वो क्या जवाब दे? आपकी बेस्ट फ्रेंड हो तो क्या जवाब दे? कुछ टाइम बताना, आपकी तो कोई क्लास जाती होगी कोई या सिस्टर जाती हो, वही बोलेगी ऐसे लोग बहुत गंदे होते हैं, ऐसे लोगों को आपस में बैठ के यही बातें करते, कैसे ही है? ऐसे सोचो आप एक बार। और पीछे वाली रैंक वाले तो बेंच वाले तो रैंक लाने वाले बंदे हैं, मेरे आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, और मैं तो ये चाहता हूं कि पीछे वाली अगर ये बेंच वाले लड़के लड़कियां जो भी अगर सिलेक्ट होते हैं, मैं पूरी सैलरी खर्च करूंगा। अब तो तुम बेवकूफ पढ़ाई कर लो, इतने ज्यादा डिप्रेस हो गए, ताली नहीं निकल रही, ताली नहीं निकली, तो मैं ना पीछे बेंच वाले सेलेक्ट हो गए, मेरे को डबल 3 गुना खुशी होगी। मैं कह रहा हूं आपकी मिठाई मैं खिलाऊंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं खिलाऊंगा, एक भी बंदा सेलेक्ट होगा पूरे बैच को मिठाई मैं खिलाऊंगा। इतना खुश होता हूं मैं जब पीछे बैठ के भी लोग इतना कंसंट्रेट करके, क्योंकि पीछे बैठने पे आगे बढ़िए बहुत ज्यादा है, कोई सर ऊपर करता है, बाल ऊपर करता है, कोई क्या है, ऐसे आगे बढ़ने वाला कोई है नहीं डिस्टर्ब करने वाला, फिर तुम पढ़ रहे हो, वेरी गुड, बट पढ़ो तब वेरी गुड ना, आगे बढ़े। हाँ सुनो, मेरी बात का बुरा लगा तो सॉरी है, और लग भी गया तो लग गया, देखो सियान लग भी गया तो लग गया, वैसे लगेगा नहीं, समझदार लोग हैं पीछे बहुत, बुरा तो नहीं लगा प्लीज, मुझे गालियां दोगे इससे मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने को ज्यादा बोल तो नहीं दिया। एक लड़का क्या बोलता है, देख लूंगा बाहर, वो बोला देख लूंगा, गाड़ी का कांच फोड़ दूंगा, बहुत दादागिरी है, उतार दूंगा, ऐसा तो नहीं आ रहा ना? प्लीज मेरी गाड़ी ले जाना, बस फोड़ना मत कांच, मैं आपको घुमा दूंगा 2-4 चक्कर, गाड़ी में बैठ के माफी मांग लूंगा आपसे, है ना? प्लीज कुछ करना मत, आगे बढ़े। अब देखो ये ऐसे ही है, सियान सिंड्रोम में क्या हुआ,
भयंकर ब्लड लॉस हुआ, पिट्यूटरी का पोस्टमार्टम पिट्यूटरी का क्या हो गया, नेक्रोसिस हो गया, और एम्प्टी सेल, अगर कोई ट्यूमर हुआ तो एम्प्टी सेल सिंड्रोम हो गया, एमआरआई में देखा, फीमेल को पीपीएच हुआ भयंकर, हाइपोवोलेमिक शॉक में चली गई, ब्लड सप्लाई कम हो गई, और ये लैक्टोट्रॉप से प्रोलैक्टिन बना नहीं। समझ आ रही बात? बस ऐसे ही समझाने के लिए आपको, और कुछ नहीं, ऐसी ब्लीडिंग नजर आ रही है। अब साइन सिम्टम, टाइम है? टाइम ही नहीं है ना, कोई बात नहीं, जितना पढ़ा है उतना समझ में आया। मैं कल से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? अब क्योंकि डिसऑर्डर तक पहुंच गए, अब मैं पूछूंगा कल से। ओके, थैंक यू सो मच। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या?